तो जिस बड़े फैसले का इंतजार सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को था वो आ चुका है, जहां यूएस फेड ने 50 बेसिस पॉइंट की कटौती तो की ही और उसके बाद हमने मार्केट का रिएक्शन भी देखा। कल देर रात फैसलों के बाद जिस तरीके की कमेंट्री आई इन्फ्लेशन को लेकर और ग्रोथ को लेकर, उसको थोड़ा सा सराहा जरूर गया, पर जी हाँ, ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली भी हुई। एक शार्प रिएक्शन था जब दरें कट हुई, उसके बाद हमने देखा कि एक उछाल जरूर था पर वो सस्टेन नहीं किया और ऊपरी स्तरों से अगर डाउ जोन्स को देखें तो वहां पे 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। वहीं नैस्डैक और S&P 500 में भी कुछ उसी तरीके का कारोबार हुआ। तो इन सभी पे चर्चा करेंगे कि इस बड़े फैसले का असर भारतीय बाजारों पर क्या कुछ होगा, साथ ही साथ आज के लिए आपकी क्या होनी चाहिए रणनीति, कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स आपको फोकस में रखने हैं, ये सभी पे बात करेंगे। आप देख रहे हैं खरा सौदा, पर सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं वो 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पे है बाजार की नजर। तो जिस यूएस फेड की दरों के बाद हमने देखा कि डाउ जोन्स और नैस्डैक में गिरावट रही। वहीं गिफ्ट निफ्टी अभी फिलहाल 25,400 के पास ओपनिंग के संकेत दे रहा है। वहीं निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी भी है तो उसको लेकर भी एक्शन देखने को मिल सकता है। कमोडिटी मार्केट में भी काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन है क्योंकि रिकॉर्ड स्तरों से सोने में थोड़ी सी गिरावट ज़रूर देखने को मिली है। वहीं ब्रेंट क्रूड $73 के पास है और कुछ एक स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे जहां पे एनर्जी से जुड़े स्टॉक्स पर खास तौर से फोकस रखिए क्योंकि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ जल्द खुलता हुआ नजर आएगा। उन्होंने सेबी को अर्जी दे दी है 10,000 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए। वहीं इरडा भी आज फोकस में रह सकता है क्योंकि यहाँ पे बयान आया है कि इरडा में 7% सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी, तो इसको लेकर भी प्राइस एक्शन हम नोट जरूर करेंगे। तो फेड का रेट कट फैसला आ चुका है और आइए इस पे चर्चा कर लेते हैं कि भारतीय बाजारों पे क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है और उसके पहले क्या कुछ बड़ी चीज़ें फेड के बयान से निकल कर आई हैं। अभिषेक, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए 50 बेसिस पॉइंट का जो निर्णय लिया गया वो हमने समझा, पर जेरोम पॉवेल की तरफ से क्या कुछ कमेंट्री आई है। अभिषेक, आगे के लिए क्या कुछ इंडिकेशंस हैं उसके बारे में बताइए। गुड मॉर्निंग। शिष्ट, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, देखिए जिस चीज़ का इंतजार था और बाजार को इस चीज़ की उम्मीद भी थी कि आधे % का रेट कट आएगा। सीएमई फेड वॉच टूल की बातचीत कर रहे थे जहां पर 63% ये अनुमान था कि आधे % की कटौती होगी और वो कटौती हो भी गई है। जेरोम पॉवेल ने ये कहा है कि इकॉनमी मजबूत है। जो फेड का जो महंगाई का जो टारगेट है 2% का, उसके आसपास महंगाई दर अब धीरे धीरे पहुंच रही है। अगस्त में हमने 2.5% के आसपास का आंकड़ा देखा तो उन्होंने ये चीज़ें कही हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि हम पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते कि महंगाई का जो जोखिम है वो टल गया है। एक चीज़ उन्होंने ज़रूर कही, हालांकि उन्होंने कहा कि इकॉनमी बेहद मजबूत है और सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं चीज़ें। इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है। बावजूद इसके सारी चीज़ें हुई, लेकिन अमेरिकी बाजारों में कल हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से डाउ जोन्स करीब करीब 500 अंक टूट गया। रिकॉर्ड ऊंचाई बने कल के सत्र में भी और वहां से हमने देखा कि मुनाफा वसूली हुई है। डाउ जोन्स करीब करीब 100 अंक नीचे आके बंद हुआ है। S&P 500 ने भी कल अपना रिकॉर्ड बनाया है और उसके बाद हमने देखा कि वहां पर भी प्रेशर बना। तो कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली है। आधे % की कटौती की जो उम्मीद थी वो उम्मीद अब पूरी हो गई है। हालांकि देखिए कई होता क्या ना कि अब डेटा किस तरह से रीड करें, बातचीत इसकी आ जाती है। आधे % की डिमांड पूरी की पूरी इंडस्ट्री कर रही थी, लेकिन अब कई बार कई लोगों को ये लग रहा है कि नहीं, एक झटके में आधे % आ गया, कहीं मंदी वाला डर तो नहीं है। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड है। और जो कमेंट्री आई है, कमेंट्री में ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा बुलिश है, अब कोई टेंशन नहीं है। हाँ, शुरुआत एक अच्छी हुई है, ये ज़रूरत थी, नीड ऑफ द आवर की, क्योंकि हमने देखा कि वहाँ पर बेरोजगारी दर ऊपर जा रही थी, लेबर मार्केट में पेन बढ़ रहा था। तो ये सारी चीज़ें थी जो परेशान कर रही थी अमेरिकी इकॉनमी को और फेड ने उसका आंसर किया है दरें घटा के। लेकिन भारतीय बाजारों के लिए इसके मायने क्या हैं और ये दरें अभी कितनी घटती रहेंगी, फेड की कमेंट्री को किस तरह से रीड करें, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बेहद ख़ास मेहमान, अमेरिका से ही इनफैक्ट
एनसिड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह शिकागो से जुड़े हमारे साथ। अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीना स्वदेश पर। अनुराग, आधे % तो एंटिसिपेटेड था, मान के चल रहे थे, थोड़े से मन में सवाल थे कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। आधे % खैर आखिरकार आ गया। यहां से आप ट्रेजेक्ट्री क्या देख रहे हैं यूएस में रेट कट्स की? और दूसरी चीज, जेरोम पॉवेल के जो कमेंट्स आए हैं वो क्या इंडिकेशंस दे रहे हैं? हाँ, तो अभिषेक, देखिए, आधे कट मतलब, मुझे तो उम्मीद नहीं थी और काफी एक्सपर्ट्स का ये ओपिनियन था कि आधा कट थोड़ा एक एग्रेसिव हो जाएगा, लेकिन बहरहाल अब दे दिया है तो बिल्कुल स्वागत है उसका। कोई हम उसको इनकार तो नहीं करेंगे उससे। बट देखिए, अल्टीमेटली अभिषेक क्या है, और मे बी मेरे ख्याल से मार्केट क्यों निराश हुआ, एक अल्टीमेटली एक जो एंड पॉइंट है इसका, वो एंड पॉइंट है 3%। मुझे काफी एक्सपर्ट्स और मैं भी उस कैंप में हूं, हमें लगता है कि 3.5% से नीचे जाना बहुत मुश्किल होगा इवेंचुअली एंड स्टेट में भी फेडरल रिजर्व के लिए, अनलेस कोई रिसेशन जैसी सिचुएशन आए, बिकॉज थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी स्ट्रीक इकोनॉमी में बना हुआ है। लेकिन बहरहाल 3.5% लगाएं तो अबाउट 200 बेसिस पॉइंट, अगर 3% लगाएं जो फेडरल रिजर्व कह रहा है अबाउट 2026 में पहुंचेंगे, तो भी अबाउट 10 रेट कट्स बनते हैं। 2 रेट कट्स आज चले गए हैं, तो 8 और बचे हैं अगले 2 साल में। सॉरी, ये बचा हुआ साल है, 2 और आ जाएंगे 50 बेसिस पॉइंट के, और उसके बाद करीब 6 रेट कट्स बचेंगे इन 9 मीटिंग्स, विच मीन्स वो 25 बेसिस पॉइंट के हिसाब से मे बी ऑल्टरनेट मीटिंग में डेटा देख के पास ऑन कर देंगे। तो कुल मिला के दिस इज गुड न्यूज, बट वो रियलाइजेशन आना कि दिस इज नॉट गोइंग टू 0, this will stop at 3 or 3.5. I think it's a regime change, right? अगर आप उसमें ध्यान दें तो पावेल साहब से भी एक सवाल पूछा गया आज कि what is that natural rate of the interest, FOMC interest rate, and उन्होंने कहा कि देखिए, look, we don't, the neutral rate, right? What is the neutral rate? And he said, look, we don't know. We earlier thought maybe it is 2.5. We think now it is 3. But it is certainly not that 2008 to 2020 वाला 0, वो नहीं है। तो आई थिंक उस पर हमें काम करना पड़ेगा। दिस इज द न्यू नॉर्मल, एंड कोशिश है कि उम्मीद ये रहेगी कि यही रहे, क्योंकि अदरवाइज इकोनॉमी में कोई खतरा होता है तो ही रेट्स उसके नीचे जाते हैं। अभिषेक, इस तरह से हम देख रहे हैं अभिषेक इसको। ऑलराइट, नमस्कार अनुराग, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। आपसे समझना चाहेंगे कि ऐसे जब रेट कट साइकिल शुरू होती हैं तो आपके हिसाब से कौन से ऐसे सेक्टर्स पे ध्यान रखना चाहिए अनुराग, क्योंकि आप इंडियन मार्केट्स भी ट्रैक करते हैं, तो उसको लेकर कहाँ पर फोकस बनाएं? क्योंकि देखिए, जब भी ऐसे रेट कट साइकिल्स होती है, माना जाता है कि इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लो इसका ज़्यादा आएगा, और वैसे भी इंडियन मार्केट्स में अपनी रेजिलियंस जो है वो बरकरार रखी है। पर अनुराग, सेक्टर वाइज इस रेट कट फैसले का इम्प्लीकेशन किस तरीके से आते हुए हम देख सकते हैं? कुछ सेक्टर्स जहां पे पॉजिटिव रिएक्शन एक्सपेक्टेड है, या कुछ सेक्टर्स जो कि थोड़े से इम्पैक्ट हो सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म में? वेरी गुड। सो श्रुति, गुड मॉर्निंग। देखिए, सवाल बहुत अच्छा है। 2 इसके पार्ट्स करने पड़ेंगे। एक, यूएस मार्केट को बहुत अलग तरीके से हमें देखना पड़ेगा। लोगों को एक नजरिया बना हुआ है कि यूएस मार्केट में भी रैली चल रही है, इंडियन मार्केट में भी रैली चल रही है। दोनों रैलीज बहुत फर्क हैं। यूएस मार्केट्स की रैली को तकरीबन 7-8 स्टॉक्स ने संभाला हुआ था, और वहां से दे वर कंट्रीब्यूटिंग 35% ऑफ द ओवरऑल मार्केट कैप। अगर वो 7 स्टॉक्स के मार्केट कैप को थियोरेटिकली हटा दे तो यूएस का मार्केट कैप टू जीडीपी 100% के आसपास है, विच मीन्स वो बिल्कुल ओवर वैल्यूड नहीं है, और बार्गेन्स ही बार्गेन्स हैं थ्रू आउट मार्केट। सो आप फाइनेंशियल बोल लीजिए, हेल्थ केयर बोल लीजिए, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी कह लीजिए, एंड इवन तमाम स्मॉल टेक्नोलॉजी एंड कॉम सर्विसेज में जितने भी और इनोवेटिव कंपनीज होती हैं, सब तकरीबन अपने पीक से करीब 70 से 80% गिरी हुई हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस। तो बार्गेन्स अक्रॉस द बोर्ड हैं, और आई थिंक वही एक जिसको हम बोलते हैं रोटेशन ऑफ द मार्केट, वो रोटेशन होगा फ्रॉम सेफ ट्रेड विच वाज दी 6-7 बिग टेक स्टॉक्स टू रेस्ट ऑफ द मार्केट विच विल नाउ स्टार्ट शोइंग बेटर रिटर्न्स। थोड़ा ग्रेजुअल होगा अगेन, बिकॉज जीरो नहीं है, और ग्रेजुअली हम जा रहे हैं, तो इकोनॉमी जैसे जैसे चढ़ेगी वो स्टॉक्स में एक टर्न आएगा। वो अभी ऑलरेडी पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं।
अब ये रही यूएस मार्केट की बात। तो कुल मिला के आप देख इसका प्रोजेक्शन ये है सृष्टि के इंडेक्स लेवल पे शायद आपको मूवमेंट ना दिखे, लेकिन पिछले 4-5 महीने से ही लार्जर स्टॉक से, और आप अगर एनवीडिया को भी ट्रैक करें तो थोड़ा पैसा निकल के फिर रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स में जा रहा है, और तकरीबन बैंक्स में भी जा रहा है और हेल्थ केयर में भी जा रहा है। सो ये स्टोरी हुई यूएस मार्केट्स की। डॉलर इंडेक्स थोड़ा कमजोर, हालांकि डॉलर आज बढ़ा, लेकिन अल्टीमेटली डॉलर देखिए 100 के आसपास आ गया है। तो इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लो बढ़ने चाहिए। 10 ईयर यील्ड भी 3.8 है, 3.7 है, वो भी इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छा है। लेकिन बहरहाल ये वो 1.5% वाली 10 ईयर यील्ड नहीं है जो 2020 से पहले थी। तो वो जो फ्लो प्राइवेट एक्विटी में आता था, उस फ्लो में थोड़ा सा कमी है अभी। सेक्टर्स इंडिया में कौन से अच्छा करेंगे? ओके, मैं लास्ट बात इसमें ऐड कर दूं, इंडियन मार्केट में कौन से देखिए मैं टोटली लॉस्ट हूं इंडियन मार्केट में सृष्टि, बिकॉज एफआईआईज जो सोचते हैं वो बिल्कुल नहीं चला है। और जो जिन स्टॉक्स में हम लोग नहीं होते हैं, हम लोग कहाँ पे होते हैं? हम लोग होते हैं डिस्क्रेशनरी में, टेक्नोलॉजी में और बैंकिंग में, और उनको छोड़ के पूरे मार्केट में बाहर आई है, राइट? तो मैं सोचा कि मैं यूएस में आके पैसे कमाऊंगा, पैसे पूरे इंडिया में बन रहे हैं सृष्टि। तो आई थिंक don't listen to my advice on what sectors will work in India, because currently I have no clue. And honestly, if I were in the Indian market, I would keep 50% cash right away. ठीक है अनुराग जी, बहुत शुक्रिया आपके ये क्रूशियल इंसाइट्स के लिए सुबह आज जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच अपनी बात रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो फेड का रेट कट तो आ गया, और रेट कट जब आया है तो होता क्या है कि कई बार अमेरिका में जो बॉन्ड्स में जो पैसे लगे हैं, बॉन्ड्स यील्ड चूंकि नीचे आएंगी तो वहां से पैसे फिर मूव करते हैं। मूव करके कहां जाएंगे? जो इमर्जिंग मार्केट से वहां भी जा सकते हैं। उसमें से एक भारत भी विकल्प है। भारत में कहां जाएंगे? आईटी के लिए ऑलरेडी ट्रिगर आ गया कि वहां पर कॉर्पोरेशंस अगर अपनी आईटी बजट बढ़ाते हैं तो आईटी कंपनी को फायदा होगा। एक और एरिया जहां पर आएगा वो है बैंक्स का, क्योंकि वेटेज के हिसाब से बैंकिंग में आएगा फंड का पैसा। तो क्या बैंकिंग स्टॉक्स चलने के लिए तैयार हैं? आज हम डिम्पी से जो चर्चा करने जा रहे हैं उसमें से एफआईज डीआईज वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, क्योंकि एफआईज की कल भी बाइंग हुई है। 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का कैश में हमने आंकड़ा देखा है, उसको आगे समझ लेंगे। लेकिन सीधे बाजार पर आते हैं डिम्पी, और आज हम निफ्टी बैंक का सवाल आपसे पहले पूछेंगे। निफ्टी बैंक, क्योंकि हम देख रहे थे कि साइंस है धीरे धीरे चलने के, क्या करें निफ्टी बैंक में? पोजीशन जिसकी है क्या वो कैरी करें, नई पोजीशन बना लें? देखिए अभिषेक, ये बात तो सच है कि जो फेड का फैसला हो सिर्फ बैंकिंग और बैंकिंग सर्विसेज के लिए, इनडायरेक्टली फिर बाद में दूसरे सेक्टर्स पर जाएगा। कल का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए मार्केट के अंदर कि देखिए आईटी ने कल ताबड़तोड़ गिरावट दिखाई और बैंक निफ्टी ने ताबड़तोड़ तेज़ी दिखाई। अगर कोई आदमी सिर्फ हमारे प्रोड्यूसर ये दिखा भी देंगे तो काम आपको उससे बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा, मेरे को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। निफ्टी का आईटी इंडेक्स, निफ्टी आईटी इंडेक्स डेज लो पे बंद हुआ, निफ्टी का बैंक इंडेक्स डेज हाई पे बंद हुआ। जिस चीज़ से आपने शुरुआत की कि ये पैसा चर्न होता है, यहाँ से पैसा वहाँ जाता है, एग्जैक्टली चर्निंग का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है ये बताने और समझाने के लिए। और एक और पॉइंट ये सिर्फ कल नहीं हुआ, इससे पहले भी हो रहा था। तो कल आईटी डेज लो 3% नीचे और बैंक निफ्टी डेज हाई 5 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ, जबकि निफ्टी की वेटेज में आईटी की वेटेज ज़्यादा होती है, इसलिए कल निफ्टी के अंदर अनवाइंडिंग का प्रेशर बन गया। अब आपके क्वेश्चन पे मूलतः मैं आ जाता हूं कि वापस से कि बैंक निफ्टी के अंदर पोजीशंस कैसे बनी है। देखो अभिषेक जी, एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, बैंक निफ्टी को अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट करना ही है। आप नहीं कराओगे तो कोई और कराएगा, कोई और नहीं कराएगा तो कोई और कराएगा। वो बहुत देर तक आप सिस्टम में डाइवर्जेंस को क्रिएट नहीं कर सकते, बहुत देर तक नहीं कर पाओगे। बहुत देर का मतलब 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तक भी बोल रहा हूं मैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं आके किसी ना किसी जगह पर आके दोनों का मिलन वापस कराना ही होगा या तो होना ही होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कल जब बैंकिंग काउंटर्स के अंदर मोमेंटो आपको दिख रहा था तो ये बात काफ़ी हद तक समझ में आ रही थी कि फेड का जो फैसला है वो या तो आधे परसेंट या तो आधे परसेंट या तो 1/4% भी आएगा, इससे ऊपर नीचे होने के चांसेस नहीं लग रहे थे। इंडिया विक्स आपको डरा नहीं रहा था। कल भी हमने आपके सामने एक लाइन डाल दी, वो लाइन में आज फिर से रिपीट कर देता हूँ। मेरे लिए इवेंट लेस इवेंट है, क्योंकि मेरे को जो 550 पॉइंट की बैंक निफ्टी चाहिए थी उसने वो तो कल इवेंट से पहले ही करके दिखा दिया आपको, और वो तब करके दिखाया जब आईटी का इंडेक्स 3% नीचे था और आपने निफ्टी को कल 40 पॉइंट नीचे जाके बंद किया, उसने तब करके दिखाया है पॉइंट।
तो ये अपने आप में बहुत क्लियर है कि इवेंट से पहले ही भारतीय बाजारों ने अपने आप को, देखो मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है। और एक और बात, हम बार बार फेड बोल रहे हैं। फेड हमारे देश का बैंक नहीं है, हमारे देश का सेंट्रल बैंक नहीं है, ये यूएस का सेंट्रल बैंक है। उसको यूएस की इकोनॉमी के हिसाब से आधा % है। मैं जब तक आरबीआई का फैसला नहीं आऊंगा, मैं तो इन सब सेंसिटिव सेक्टर्स में हाथ भी नहीं डालूंगा 1 मिनट के लिए, क्योंकि मेरा सेंट्रल बैंक आरबीआई है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वहां पे आधा % हुए, आप कैसे तय कर लोगे कि हमारे यहाँ पे भी आधा % ही होगा? हो सकता है हमारे यहाँ पे चरणों में हो, 25% की कटौती के साथ हो। आपको अपनी मार्केट का ध्यान रखना है। आपको यूएस मार्केट से जो संकेत मिलना था वो बिना कहे वो ऑलरेडी संकेत दे भी रहा था बाजार। अब आते हैं लेवल्स पे कि लेवल्स कौन से होल्ड करने वाले हैं। देखिए कल 52,750 पे हम बंद हुए हैं। अब फ्यूचर्स में अंदर डिस्काउंट आ गया है, तो खरीदारी का मूड थोड़ा कल कम हुआ बाद में, क्योंकि एक लेवल के बाद क्लोजिंग हुई है। आज मेरे को लगता है 53,000 तक हम पहुंच सकते हैं। यही बैंक निफ्टी की उम्मीद थी, यही इसकी मैं बोलूँगा शॉर्ट कवरिंग के लेवल्स थे और सब कुछ थे। अच्छा, आप मेरी बात भी 1 मिनट के लिए छोड़ दो, आपको अंशुल जैन की तो बात ध्यान ही होगी। कल और कई मेहमानों ने आपको बोला कि बैंक निफ्टी 53,000 तक जा सकता है। 53,000 के बिल्कुल मुआयने पर खड़े हैं। मेरे को लग रहा है आज गिफ्ट निफ्टी जिस तरह दिखा रहा है उस हिसाब से हम 53,000 के आसपास खोल देंगे। इवेंट से पहले, इवेंट के बाद सबका निचोड़ 53,000 आ गए 53,000 पे। ये हम कहाँ से शुरू हुए थे? 50-500 से शुरू हुए थे, 53,000 पे आ गए। अगर किसी को याद नहीं हो, आप तो उस समय छुट्टी पे थे, लेकिन पूजा त्रिपाठी को हमने सामने बताया था कि 50-500 पे आप 2 से 3 लॉट ले लेना, काटना नहीं जब तक पूरी फैसले नहीं आ जाते हैं। आज हम उस लेवल पे आके खड़े हो गए। अब नए वालों के लिए बता देता हूँ, नए वालों के लिए पोजीशंस लेते समय थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इवेंट को क्लोज भी करके आ रहे हो और हल्का सा गैप भी दोगे। कल की अच्छी क्लोजिंग भी लेके आई हुई है, तो आपके पास रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा कैलकुलेटेड होगा। 53,000, 53,300, 200 यानी कि जो जुलाई वाला हाई है वो आपका हाई लग जाएगा, तो आप भी ऑल टाइम हाई लगा दोगे बैंक निफ्टी के अंदर। इसकी प्रोबेबिलिटी 65% से 75% है। 25 से 30% इसलिए मैं प्रोबेबिलिटी को छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये फेड का फैसला, ये भारतीय बाजारों का फैसला नहीं है। और सारे देश कैसे। एक और पॉइंट, चलो मेरी बात उठी गई तो मैं 30 सेकंड और ले रहा हूँ। आरबीआई जरूरी नहीं है कि अपनी तयशुदा डेट पर ही एक बैठक करेगा। सोर्स इंफॉर्मेशन मार्केट के ये कहते हैं कि आरबीआई इससे पहले भी बैठक बुला सकता है और कई सारे सेंट्रल बैंक्स ने काम किया है। वो जरूरी नहीं है अपनी तयशुदा डेट पे ही बैठक करे, उससे पहले बैठक बुला के भी दरें काट सकता है। तो इसके लिए भी आप थोड़ा प्रिपेयर रहिएगा, ऐसा भी हो सकता है। मार्केट सोर्स इंफॉर्मेशन ये भी बता रहा है, हालांकि मेरे को थोड़ा कम विश्वास है, बट फिर भी होगा तो हो भी सकता है बात। ठीक, तो कुल मिला के अब आपके पास 52,000, 52,500 का एक 2 स्टॉप लॉसेज हो गए, 53,000, 53,302 तक का टारगेट हो गए। ये ऑल टाइम हाई भी टेस्ट होगा इसी के अंदर और आपका इवेंट भी खत्म होगा इसी के अंदर। इससे पहले शॉर्ट कवरिंग आ चुकी है। शॉर्ट वॉट करना नहीं है, हमने आपको कई बार मना किया है। अगर आप शॉर्ट करके बैठे तो नतीजा आपके सामने ही है। ठीक है, शॉर्ट नहीं करना है। निफ्टी बैंक मजबूत है, मजबूत होता रहेगा यहाँ से, इसकी पूरी की पूरी उम्मीद है। लेकिन डिम्पी जो चीज़ जो पॉइंट कह रहे थे कि नहीं ये जो डिसीजन है अमेरिका में आया है, अच्छा उस कहने के पीछे कुछ सॉलिड वजह भी हैं। आरबीआई ने पहले भी ये कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि फेड जो कुछ करे हम उसको फॉलो करें ही, और ये दिखा भी हाल फिलहाल। कल इनफैक्ट एक क्रूशियल कमेंट आया था, देश का जो सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, उसके चेयरमैन है सीएस शेट्टी, उन्होंने भी कहा था कि इसकी उम्मीद बहुत कम है कि 2024 में आरबीआई की दरों में कोई कटौती हो, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन हमारे देश में भी ज़्यादा है और वो उस महंगाई को लेकर आरबीआई थोड़ा सा सतर्क है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर बैंक निफ्टी चलता है तो निफ्टी को भी तो मजबूती मिलेगी ही, क्योंकि बैंक निफ्टी की जो तमाम स्टॉक्स हैं वो निफ्टी के पार्ट भी हैं। तो डिम्पी, निफ्टी की अब दिशा क्या होने वाली है? ये मान लिया कि रफ्तार बैंक निफ्टी की ज़्यादा होगी, मूवमेंट वहाँ पर ज़्यादा हम देखेंगे, लेकिन निफ्टी के लिए टारगेट्स क्या होंगे और क्या इसमें भी तेज़ी की उम्मीद करें? हालांकि गिफ्ट निफ्टी देखिए करीब 80-82 अंक ऊपर भी संकेत दे रहा है, 25,475 के आंकड़े हैं। देखिए आधा घंटा पहले तक 85 पॉइंट की बढ़त नहीं थी, ये धीरे धीरे बढ़त आपको एशियन मार्केट से आई है। हालांकि अगर आप कल तक देखते या कल रात को आपने देखा होगा या सुबह उठ के 7 बजे भी देखा होगा तो आपको कहीं एक्साइटमेंट का कोई दूर तक लेवल नहीं दिख रहा था, क्योंकि उस समय गिफ्ट निफ्टी भी 10-20 पॉइंट ऊपर चल रहा था। ठीक, तो बाद में जैसे एशियन मार्केट्स में हल्की फुल्की बढ़त बढ़ी तो आपको ये नोटिस हो रहा है। दूसरा पॉइंट, अभी आपने कहा कि बैंकिंग काउंटर भी तो निफ्टी के शेयर्स होते हैं, हाँ होते हैं, लेकिन रिलायंस से बड़ा नहीं होगा, एल&टी से बड़ा नहीं होगा, HUL से बड़ा नहीं होगा, ठीक है, TCS से बड़ा नहीं होगा, इन्फोसिस से बड़ा नहीं होगा। होंगे, वो भी हैं, लेकिन वो इनसे बड़े नहीं हैं।
HDFC बैंक को छोड़ दिया जाए, बस इकलौता एक उसके अंदर एक अलग सा है शेयर, ठीक। अदरवाइज तो इसलिए बैंकिंग को आप बैंकिंग के हिसाब से देखें, निफ्टी का पार्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा पॉइंट, आपने बोला कि निफ्टी चल सकता है और कहाँ तक जा सकता है। देखिए निफ्टी का भी अपना एक टारगेट है जो प्री डिफाइंड है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लेवल्स अभी आप मेरे से सुन रहे हैं, जान रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, अभी आपको एक्सपर्ट्स भी बताएंगे, ये सारे लेवल आप फेड की बैठक से पहले भी सुन चुके हैं। ये कोई नया लेवल आप नहीं सुनने जा रहे हैं कि जो फेड की बैठक के बाद एकदम से चमत्कार हो गया, अब हम जा रहे हैं जी चांद पर, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आप ये सारे लेवल फेड की बैठक, और मैं चलो आपको मैं अपने डाटा के ही बेसिस पर एकदम से एक और बड़ी बात बता देता हूं मैं, अगर फेड 1/4% भी कर देता ना, तब भी आप यही लेवल सुनते, 0.5% और 1/4% पे। आपने खुद अपनी कमेंट्री में भी कहा कि कई लोगों को 0.5% पे डाउट हो गया कि कहीं इकोनॉमी उनके रिसेशन पे तो नहीं जा रही है। तो ये ही पॉइंट मेरा बार बार नोटिस कराने का कि आप मंदी और तेजी दोनों वालों की जो वॉइसेस है ना, दोनों को कानों में सुनो, दोनों का एनालिसिस करो, डाटा के साथ क्लब करो, उसके बाद फैसला लो। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 25,500 टारगेट है निफ्टी का। बैंक निफ्टी का टारगेट मैंने ऑलरेडी 53,000 बताया हुआ है, 53,000, 53,200, 300, यानी कि ऑल टाइम हाई, नियर टू ऑल टाइम हाई, ठीक। आपके लिए सपोर्ट भी बता देता हूँ निफ्टी का, वो बनेगा 25,200 से 25,000 का। मेरा मानना है कि ऐसा है कि हो सकता है आईटी फिर से थोड़ा साइडवेज रहे आज, और आईटी का प्रेशर और बैंकिंग का तेज़ी दोनों फिर से आज आपस में टकराएंगी, देखते हैं क्या होगा। लेकिन बैंक निफ्टी पहले भी कंफर्ट था, और मैंने अभिषेक जी आपको पहले भी कई बार बताया कि आपको अगर खरीदना हो, टेस्ट करना हो, तो बैंक निफ्टी से टेस्ट करना, निफ्टी से मत करना। निफ्टी अपना काम ऑलरेडी कर चुका है, बैंक निफ्टी को करना है। मैं एक और चीज़ भी क्लियर कर देता हूँ, किसी के मन में कोई डाउट ना रहे, ये इवेंट की क्लोजिंग के बाद, F&O के डाटा देखने के बाद, टेक्निकल्स डेरिवेटिव सब समझने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, दोनों की जो मियाद है यानी कि ऊपर चलने की, इसको डिस्काउंट करने की, वो 25,500 पे आके ख़त्म हो जाती है, और वहाँ पे 53,000, 53,200 पे आके ख़त्म हो जाती है। जब ये यहाँ पे आ जाए ना, समझ लेना आपने जो भी अब तक सुना है, जाना है, वो सब डिस्काउंट हो गया। उसके बाद आपको नई चीज़ों की वेट करनी पड़ेगी। मार्केट इज़ अ फैक्ट ईटिंग मशीन होती है, उसको तो फैक्चुअल डाटा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, वो फिर नई अपॉर्चुनिटी को खोजना शुरू कर देगा। तो ये बात अपने मन में क्लियर है, शॉर्ट वॉट करना नहीं है निफ्टी को। ऑप्शन ट्रेडर्स को आज हल्का सा गैप मिल सकता है, इंट्राडे ट्रेड करना हो तो करो, नहीं तो वो भी छोड़ दो। 10 शेयर F&O बैन में है। पुट कॉल रेशो के हिसाब से मार्केट के अंदर कोई महंगा कोई सस्ता है नहीं, और रिटेल की होल्डिंग, FIs की होल्डिंग मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। रिटेल की होल्डिंग में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, 38% है बदलाव 1-1.5% का। रिटेल बहुत समझदार है, इवेंट से पहले उसने थोड़ा बहुत माल अपना और भी काटा है कल हाई पे। DIs की होल्डिंग 40% है, और FIs की होल्डिंग 68% है, बिना किसी बदलाव के। इवेंट से पहले, इवेंट के बाद भी FIs की होल्डिंग में कोई मेजर चेंजेस मेरे को तो नहीं दिखे, इसलिए मैं कह रहा था मेरे लिए थोड़ा सा इवेंट है, और ज्यादातर बैंक निफ्टी ने काम इससे पहले ही कर चुका है। तो अब मेरे दो मेहमान भी मेरे साथ दिख रहे हैं मेरे को स्क्रीन पर, अवनी भट्ट, किरण जानी, उन दोनों से जरा करते हैं बातचीत और समझ लेते हैं, क्योंकि आज चर्चा थोड़ी ज़्यादा हो गई, फेड वाला मैटर था, इसलिए 1-2 मिनट हमने अपने शेड्यूल टाइम से थोड़ा ज़्यादा कर दिया आगे। अब हम 23 तक आ चुके हैं, कोई बात नहीं। अवनी भट्ट जरा जल्दी से मेरे को बता दीजिए निफ्टी बैंक निफ्टी पे आपका टेक, फिर हम किरण सर से ट्रेडिंग कॉल्स लेना शुरू करेंगे। जी बिल्कुल, ये तेजी बरकरार रहेगी, लेकिन इतनी रफ्तार से अब यहाँ से नहीं चलेगी। ये मोर और लेस एक नॉन इवेंट हो जाएगा। आज के दिन में ओपनिंग के बाद में हमें थोड़ी वोलेटाइल स्विंग्स दिखेंगे दोनों बाजू, बट नीचे हमें जो लेवल्स ध्यान में रखने हैं वो है 25,250 के करीबन निफ्टी, और ऊपर के तरफ जो रेजिस्टेंस है वो 25,500 का ही है। अगर 25,500, 550 के ऊपर निकल पाता है, तब हमें निफ्टी ऊपर 25,750 तक जाने की उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन तब तक मेरे हिसाब से आज की एक्सपायरी भी जो है वो नीचे 25,250 से ऊपर 25,500 के बीच में होनी चाहिए, और पोजिशनली 25,200 के करीबन आता है तो वहां पे खरीदारी करनी चाहिए। ओवरऑल ये डाइजेस्ट हो जाएगी न्यूज, और उसके बाद में धीरे धीरे करके एक हमें अच्छी उछाल ऊपर की तरफ देखने मिल सकती है। बैंक निफ्टी में जो लेवल्स है 52,500 का सपोर्ट है, और अगर वो टूटता है तो 52,200 है। तो ये स्विंग लो के लिए हमें एक तैयारी रखनी होगी कि 52,200 तक अगर हो सकता है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से हो जाए तो, और ऊपर 53,200 का रेजिस्टेंस है। तो अभी यहाँ से एक सीमित दायरे में थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, और उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर चलेगी मार्केट।
नजरिया निफ्टी और बैंक निफ्टी पे के कौन से लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है, कौन से सपोर्ट लेवल साबित हो सकते हैं और कहां पर आ सकती है मुनाफा वसूली, और एक एक्सपायरी का रेंज भी हमें अवनी ने बताया। पर चलिए हमारे अब एक्सपर्ट से उनकी कॉल्स लेना शुरू करते हैं। और किरण, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कहाँ पे है आपकी नज़र। पर उससे पहले किरण, बधाई लीजिए आपकी 2 हिट कॉल्स के लिए, बीएससी और साथ ही एमसीएक्स। ये पिछले हफ्ते आपने हमारे एक्सपर्ट्स को बताया था और हमारे दर्शकों को बताया था, माफ़ कीजिएगा। और देखिए मार्केट जो भी वॉल्टिलिटी दिखाए, बट एक तरफा मूवमेंट इन दोनों ही काउंटर्स में दिखा। ज़बरदस्त कॉल रही। पर आज के लिए किरण बताइए कौन से हैं आपके फ्रेश कॉल्स। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच। सो आज के लिए 2 कॉल रहेंगे। कहीं ना कहीं जिस तरह की कमेंट्री आई है फेड की और जिस तरह का सबका वहां पे नजरिया था, लेकिन हमारे मार्केट में हम देख रहे हैं कि जो मनी फ्लो है वो कहीं ना कहीं मिड कैप स्मॉल कैप से लार्ज कैप की तरफ जा रहा है। लास्ट एक वीक में हमने देखा है कि प्राइवेट बैंक भी उसी तरह से कुछ मूवमेंट कर रहे हैं। तो आज भी हम जो रिकमेंडेशन दे रहे हैं वो लार्ज कैप की तरफ से ही है। सो पहला जो स्टॉक्स है वो कमोडिटी स्पेस में से है, जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील का अगर आप चार्ट देखोगे तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। लास्ट 2 दिन की जो गिरावट है उसमें वॉल्यूम खास कुछ है नहीं। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि जेएसडब्ल्यू स्टील 950 955 के बीच की क्लोजिंग है, लॉन्ग करके जाना चाहिए। ऊपर में 980 जो रिसेंटली पिवट टॉप बना है वो हमारा पहला टारगेट रहेगा। जैसे ही 980 क्रॉस करेगा ये 1000 तक भी जा सकता है। तो एज ऑफ नाउ 980 के टारगेट के लिए आप जेएसडब्ल्यू स्टील बाई कीजिए और 940 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। दूसरा जो कॉल है वो बैंकिंग में से हो सकता है कि आज वहां एक गैप अप हो, लेकिन इंडसइंड बैंक काफी अच्छा लग रहा है। डेली चार्ट के ऊपर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट के बाद अब हम देख रहे हैं कि 1485 86 कहीं ना कहीं उसकी 200 डेज मूविंग एवरेज है और कल का क्लोजिंग 1480 के आसपास है। अब अगर आज कोई गैप अप होता है दूसरे दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर, गैप अप सस्टेन भी होता है, तो चांसेस है हम 1500 प्लस तक की एक रैली देख सकते हैं। तो इंट्राडे एज वेल एज थोड़ा शॉर्ट टर्म नजरिए से इंडसइंड बैंक आप लॉन्ग कर सकते हो। 1480 के आसपास की क्लोजिंग आप लॉन्ग कीजिए, 1520 तक के हमारे टारगेट रहेंगे एंड 1460 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो इंडसइंड बैंक एंड जेएसडब्ल्यू स्टील हमारे 2 प्रेफर्ड पिक रहेंगे। ठीक है, तो बैंकिंग में बेनिफिशियरी होंगे यूएस फेड के रेट कट के, और एक बैंकिंग का शेयर आपको मिल गया है इंडसइंड बैंक का 1520 का टारगेट और 1460 का स्टॉप लॉस इसमें लगा के चलना है। और दूसरा वो शेयर है जो मेटल में सबसे ज़्यादा मजबूत है। अगर आप तुलना करेंगे बाकी स्टॉक से तो फंडामेंटली भी, और चाइना वाला उतना प्रेशर नहीं आता इस पे। जेएसडब्ल्यू स्टील 980 के टारगेट और 940 का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। ये 2 शेयर हो गए तेजी के किरण जी की तरफ से। अवनी जी गुड मॉर्निंग, आप बताइए मैम आपके शेयर कौन से हैं, आप कहाँ बुलिश हैं? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। सो आज दोनों ही शेयर्स जो मैंने सिलेक्ट किए हैं वो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स नहीं है। सो इनिशियल जो वोलेटिलिटी हमें दिख सकती है उसका इन दोनों स्टॉक्स पे ज्यादा असर नहीं होगा। तो पहला स्टॉक है इंश्योरेंस सेक्टर से। हमने देखा है कि काफी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है पिछले 1 आध हफ्ते के अंदर। तो अब ये जो स्टॉक रहेगा एसबीआई लाइफ। ये स्टॉक ने मार्च 2024 के से जो एक शानदार रैली दिखाई है उसके बाद में रिट्रेसमेंट हुआ ही नहीं था बिल्कुल भी। और अभी पिछले 1 हफ्ते में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखा है और प्राइसेस अब रिट्रेस होके नीचे वीकली सपोर्ट्स पे आ चुके हैं। तो यहाँ से जो गिरावट में वॉल्यूम से काफी कम थे, तो इस गिरावट को हम सेलिंग नहीं मानेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है। तो यहाँ से अब कल के दिन में वापस 200 दिन के शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद दिया है। तो ये उछाल देने के लिए फिर से तैयार है। कल की क्लोजिंग 1840 के करीबन थी, तो वहां पे हम खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर 1940 का इसका टारगेट रहेगा और नीचे 1790 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। और दूसरा स्टॉक है जुबिलेंट फूड। तो इसने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया है वीकली चार्ट्स पे, और ब्रेकआउट को देख करके भी काफी समय हो गया और उसके बाद में ऊपर चलने के बाद ये फिर से नॉर्मल रिट्रेसमेंट कर चुका है स्टॉक। तो सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस प्राइस एक्शन के नीचे है, जो कि आगे जाकर के सपोर्ट करते रहेंगे अप ट्रेंड में। और फ्यूचर्स में भी हमें अच्छी शॉर्ट कवरिंग इसमें दिखी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो 670 का पुट है उसमें हमें काफी पुट राइटिंग नजर आ रही है, जो कि आगे जाके सपोर्ट कर सकता है स्टॉक को ऊपर चलने में। तो जुबिलेंट फूड कल की क्लोजिंग 675 के करीबन थी, वहां पे हम खरीदारी कर सकते हैं। 700 और 724 का इसका टारगेट रहेगा और 657 का स्टॉप लॉस रखना है।
ठीक है, तो ये अवनी के ट्रेड हो गया। आपने फिर से जुबिलेंट फूड को देखा होगा, कल भी मैंने इसके बारे में जिक्र किया था। ये वन ऑफ द सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला शेयर है। कल आप देखो निफ्टी टूटा, लेकिन जुबिलेंट फूडवर्क की गिरावट सिर्फ 1 से 1.5 रुपये में थम के आके रुक गई। ये अच्छे शेयर की पहचान होती है कि गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, चलते समय ज़्यादा तेज़ चलेगा और इसके अंदर सिस्टमेटिकली अप्रोच के साथ काम होगा। तो जुबिलेंट फूडवर्क के अंदर आज भी अवनी भट्ट की एक कॉल है, आप जरा नोटिस कर लीजिएगा अवनी की कॉल में। इसमें जो टारगेट दिया गया है 700-724 का है और स्टॉप लॉस है 657 का। जिनके पास पुराना उनके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा। अब आ जाते हैं दूसरे शेयर पे इनका, वो है SBI लाइफ और यहाँ पे टारगेट है 1940 का। SBI छोड़ के SBI से जुड़ी हुई कंपनी जैसे SBI कार्ड, SBI लाइफ, ये दोनों ही शेयर काफ़ी एक्टिव हैं। अगर आप SBI को छोड़ के काम करना चाहते हैं कि मैं बैंक को नहीं, बैंक की अदर 2 डिविजन्स में काम करना चाहता हूं, तो SBI लाइफ और SBI कार्ड गाए बगाए आप ज़रूर सुनेंगे दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी एनालिस्ट के मुंह से। अब आ जाते हैं किरण जानी की ट्रेड पे। मेटल्स नो डाउट आज का फ्लेवर हो सकता है क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स ठीक है, फिर फेड का फैसला हुआ है, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए फैसला है। मेटल्स के बिना कैसे चलेगा काम। JSW स्टील आपका टारगेट यहाँ पे 980 का दिया है और स्टॉप लॉस है करीब 939 का। और दूसरा है इंडसन और इस पे 1520 रुपये तक का टारगेट है, स्टॉप लॉस है 1460। बैंकिंग मेटल्स दोनों एग्रेसिव। दूसरा अवनी भट्ट ने थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोच अपनाया, दोनों ही सेंसिटिव शेयर्स को हटा के डिफेंसिव शेयर्स को आगे कर दिया जिनका फेड से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये आपको एक अच्छा फ्लेवर भी देता है, एग्रेसिव और थोड़े डिफेंसिव शेयर्स का। कुछ खबरों वाले शेयर्स भी जान लीजिए। शरद हमारे साथ जुड़ रहे हैं बताने के लिए आज के स्टॉक्स इन न्यूज़। शरद गुड मॉर्निंग, बताइए प्लीज़ आज के स्टॉक्स इन न्यूज़। गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो बात करें तो ऑफ कोर्स NBFCs में जो है आज जो है ओवरऑल लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो है पॉजिटिव सेंटिमेंट आ सकता है क्योंकि फेड ने जो है 50 बेसिस पॉइंट्स से जो है ब्याज दरें घटाए हैं और ये सबसे पहला इंटरेस्ट रेट कट है पिछले 4 साल में। दूसरा स्टॉक रहेगा आदित्य बिरला कैपिटल। यहाँ पे कंपनी को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट RBI से आई है, जहाँ पे आदित्य बिल्डिंग हाउसिंग फाइनेंस को वो मर्ज करेगी अपने साथ सेल्फ कंपनी में। नज़ारा टेक हमारा तीसरा स्टॉक रहेगा। कंपनी जो है 900 करोड़ रुपए रेज करेंगे प्रेफ इशू के ज़रिए और जो भाव है वो लगभग 954 रुपीज़ पर शेयर का है। इंटरेस्टिंगली जो की इन्वेस्टर्स इंक्लूड करते हैं इनके नाम ज़रूरी है बताना। मधु केला रिलेटेड प्रमोटेड एंटिटी है, कैरेट लेन एक बड़ी अनलिस्टेड ज्वेलरी कंपनी है, उनके प्रमोटर्स आए हैं और प्लूटस वेल्थ एक UK की FI है, उनके एसोसिएट कंपनी ने भी पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा इनका जो स्टेक है स्पोर्ट्स कीड़ा में अब वो 91% तक हो जाता है। अब हम बात करेंगे अल्कोबेव स्टॉक्स की, स्पेशली यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूरीज और रैडिको खैतान जैसे स्टॉक्स, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ पे गवर्नमेंट ने नई लिकर पॉलिसी की जो है अप्रूवल दे दी है और प्राइवेट प्लेयर्स के रिटेल सेल्स पे ज़्यादा फोकस रहेगा। अब इस पॉलिसी की बात करें तो 1 अक्टूबर से जो है ये पॉलिसी शुरू होगी। हमारा अगला स्टॉक रहेगा गार्डन रीच। यहाँ पे जो है कंपनी 4 वेसल्स डिलीवर करने वाली है, कुल मिला के $54 मिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और एक जर्मन कंपनी को ये मिला है। हमारा अगला स्टॉक रहेगा ओरिएंटल ट्राइमेक्स। कंपनी एक्सपैंड कर रही है आपके रेलवेज़ और डिफेंस में और आज से जो है राइट्स इशू खुलने वाली है और ये 27 सितंबर तक जो है राइट्स इशू का पीरियड रहेगा। अगर राइट्स इशू की साइज़ के बारे में बात करूँ तो ऑलमोस्ट 49 करोड़ रुपीज़ का है और जो राइट्स इशू प्राइस है वो 11 रुपीज़ पर शेयर का है। अब बात करते हैं प्रीतिका इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स की। यहाँ पे कंपनी जो है लगभग 87,000 स्क्वायर फीट का जो लैंड है उसको अक्वायर कर ली है, वो एक्सपेंशन करेंगे होशियारपुर में और ये लैंड परचेज की जो कंप्लीशन है वो अक्टूबर एंड इस साल हो सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो ये एक्विजिशन जो है एक स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशन प्लान है और प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ में जो है बढ़ोतरी का जो है ओवरऑल ग्रोथ देखने मिल सकता है। आखिरी स्टॉक रहेगा आयरेडा, जहां पे अप्रूवल आ गई है गवर्नमेंट से, लगभग 4,500 करोड़ जो है वो रेस करने वाले हैं और ये QIP के ज़रिए होगा। लगभग 7% कैपिटल जो है वो आता अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आज के आप फोकस होने चाहिए, जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। डन। तो ये कुछ एक स्टॉक्स इन न्यूज़ यहाँ पे आप आए हैं। पहले इरिडा से शुरुआत कर लेते हैं, जो बिल्कुल ये वाली खबर को रखेगा जरा। 4500 करोड़ रुपया ये QIP के जरिए जुटाने जा रही है। IRDA इरिडा एक बार जरा चेक करेंगे अवनी भट्ट, इसके अंदर कोई ट्रेड बनता है?
जी डिम्पी जी, ये अभी सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है और अभी इसमें कोई मोमेंटम नहीं है, वॉल्यूम्स भी काफी कम है। तो टेक्निकली तो ये अभी बाय जोन में नहीं है। इनफैक्ट ये ऊपर के तरफ अगर ये 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 235.5 पे है, वो अगर पार कर पाता है तो ही इसमें एंट्री करनी चाहिए, नहीं तो तब तक ये अवॉइड लिस्ट में रहेगा। ठीक है, एक लेवल्स के साथ ही अवॉइड लिस्ट में जा सकता है जब तक वो लेवल पार नहीं होगा। अभी आपकी स्क्रीन पर वो लेवल्स वगैरह सब नोटिस लिखे हुए आ जाएंगे बाकायदा। हमने अवॉइड के स्टेप डाल दिए, जब तक वो लेवल पार नहीं होगा तब तक छोड़ देते हैं। आ जाते हैं सिंस की एक और खबर पे, यानी कि स्टॉक्स न्यूज़ की एक और खबर पे। शरद बता रहे थे कि जैसे 50 बिप्स कटा है, ये 4 साल में कटा है फेड की तरफ से, तो जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उस पर इम्पैक्ट आ सकता है। 2 कंपनीज उन्होंने अपने स्टॉक्स एंड न्यूज़ के अंदर डाला था। फर्स्ट डाला एक सरकारी कंपनी LIC हाउसिंग, और दूसरी भी एक हाउसिंग कंपनी है जिसके अंदर मैनेजमेंट चेंज कुछ महीने पहले हुआ, और बैक टू बैक काफ़ी न्यूज़ आ रही हैं, वो है PNB हाउसिंग। तो LIC हाउसिंग और PNB हाउसिंग, इन दोनों के चार्ट एक बार किरण सर आप चेक कीजिए। LIC हाउसिंग की अगर हम बात करें तो ओवरऑल NBFC स्पेस में एक अच्छा खासा अपमूव आने के बाद हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन पेस चल रहा है। LIC हाउसिंग रिसेंटली जो एक अपमूव भी आया था, वहां से नीचे 630 के आसपास, जहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज, वहां से एक अच्छा खासा अपमूव आया, 700 तक गया, लेकिन गैप रेजिस्टेंस के कारण ऊपर नहीं जा पाया। वापिस वो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर आप देखोगे तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस जरूर बने, लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखो तो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है। तो एक नई खरीदारी के लिए तो यहाँ सलाह नहीं रही, लेकिन जिनके पास है वो होल्ड रख सकते हैं। 660 का लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर 660 का लेवल ब्रेक होता है तो चांसेस है कि LIC हाउसिंग में और भी गिरावट रह सकती है। तो करंट मार्केट प्राइस से नए लॉन्ग की सलाह तो नहीं रहेगी, 1-2 दिन वेट कीजिए, थोड़ा कंसोलिडेट होने दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ जिनके पास है वो 660 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे आपके लिए रहा है, साथ ही PNB हाउसिंग फाइनेंस पर भी नज़र रखिए। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स कहाँ पर आई हैं, और ये पूरी लिस्ट लेकर हमारे साथ वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए कहाँ पे है रिपोर्ट्स? गुड मॉर्निंग शशि। तो शुरुआत करूंगा रेट कट साइकिल की रिपोर्ट्स के साथ, और यहाँ पे मैक्वेरी की तरफ से रिपोर्ट आई और ये कह रहा है कि अगर आपको इस रेट कट को प्ले करना है तो सबसे बेटर प्लेस अगर कुछ है तो वो इनको NBFCs लगते हैं। इसको छोड़ के कहीं भी इनको रेट कट प्ले दिखाई नहीं देता है। नो डाउट बैंक्स पे इसका इम्पैक्ट होता है, कि इनका कहना है कि बैंक्स का जो परफॉर्मेंस रहा है वो मिक्स रहा है, और अक्सर ये देखा गया है कि फर्स्ट रेट कट के 12 महीने बाद तक बैंक्स नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं। तो ये कोई प्ले नहीं है, NBFCs बेटर प्ले है। जहाँ तक IT की बात करें तो 2001, 2007, 2019 के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो इस बार IT स्पेंड जो है वैसे भी थोड़े कम है, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले फर्स्ट रेट कट के बाद 3 से 6 महीने में जो सर्विसेज की डिमांड रहती है वो थोड़ी बहुत पिकअप करती है। तो ये तो हो गया रेट कट। अब बात करते हैं स्टॉक्स पे। तो ब्रेनबीज पे 2 रिपोर्ट्स है, एक मॉर्गन स्टैनली की है, एक बोफा की है, और दोनों ने अपने कवरेज की शुरुआत की है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का कॉल 818 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं, और बोफा खरीदारी की सलाह और 770 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। बेसिकली कह रहे हैं कि अगर आपको चाइल्ड केयर मार्केट पे प्ले करना है तो जाहिर सी बात है ब्रेनबीज जो है ये सबसे बेटर प्लेस है। काफ़ी सारे लीवर्स हैं यहाँ पे जो कि कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को यहाँ पे एड करेंगे। आगे सेल्स एबिटा मिक्स जो है वो भी सुधरेगा, और वैल्यूएशन जो है इस कंपनी के इनको अच्छे लगते हैं। इसके लिए यहाँ पे दोनों ने अपने कवरेज की शुरुआत की है। बात करते हैं एक्साइड की, तो सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, लेकिन यहाँ पे लक्ष्य इन्होंने घटा दिया है, 610 से घटा के 560 का किया है। बेसिकली OEM मार्केट में अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत धीमापन देखने मिल रहा है, और उसका इम्पैक्ट जो है इस कंपनी पे होगा। हालांकि कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ज़रूर होगा। और रिप्लेसमेंट डिमांड हालांकि इनको अभी भी अच्छी लग रही है। इसके लिए यहाँ पे इन्होंने थोड़ा बहुत अपने प्राइस टारगेट जो है वो काटे हैं, और 610 से काट के 560 का किया है। आखिरी रिपोर्ट टाटा मोटर्स पे है, MK की रिपोर्ट है। इन्होंने अपग्रेड किया स्टॉक को, ऐड से अब खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, प्राइस टारगेट 1175 का दिया है। हाल ही में जो थोड़े बहुत चाइना को लेकर इश्यूज थे, इनका कहना है कि नो डाउट JLR के लिए चाइना मार्केट इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिलेटिवली अगर आप देखेंगे तो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, या फिर थोड़ा बहुत छोटा इनको नज़र आता है बाकी मार्केट्स के मुकाबले। और डिमांड और मार्जिन आउटलुक जो है खासकर डोमेस्टिक CV बिजनेस में वो इनको सुधरता हुआ नज़र आता है। आगे प्रॉफिटेबिलिटी जो है आउटलुक वो अच्छा है, और वैल्यूएशन भी कंपनी के अच्छे हैं। इसके लिए इन्होंने इसको अपग्रेड किया है। ऐड से बाय का कॉल 1175 पे अपने प्राइस टारगेट जो है अभी भी बरकरार रखे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया वरुण, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पे रहेगी नज़र, पर उनमें से एक रिपोर्ट अगर मैं देखूं तो वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की, क्योंकि कुछ दिनों पहले भी हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि क्या यहां से थोड़ा सा सुधर सकता है स्टॉक, क्या थोड़ा ऊपर जा सकता है, पर अब जो है उसके आसार कम लग रहे हैं, क्योंकि आप देखिए 470 के लेवल्स पे आता हुआ एक्साइड इंडस्ट्रीज, और साथ ही अब सिटी का भी यहाँ पे भरोसा कम होता हुआ दिख रहा है। उन्होंने जो है अपनी टारगेट प्राइस यहाँ पे काफ़ी घटा दिए हैं। और एक बार अवनी आपसे समझना चाहेंगे कि कैसे देख रहे हैं आप एक्साइड के चार्ट्स को, क्या अगर यहाँ से वीकनेस गहराती है तो कौन से लेवल्स तक सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ सकता है, क्या करें इसमें? जी, मेरे हिसाब से ये स्टॉक में जो गिरावट हमें दिख रही है, ये कमजोरी बनी रहेगी। अभी भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे कि यहाँ से कोई रिकवरी हो या इवन छोटा सा पुल बैक भी हो। ये नीचे 446 से 450 के रेंज तक आ सकता है, और वहां पे फिर थोड़ी बहुत शायद एक स्टेबिलिटी आ जाए स्टॉक में। लेकिन फिलहाल इस लेवल से नीचे 445 से 450 के रेंज तक का नजरिया है। 445 और 450 तक ये काउंटर आ सकता है, तो इस लेवल्स पर आप ध्यान रखिए। और यहाँ से जो वीकनेस है वो बरकरार रह सकती है, ये राय एक्साइड इंडस्ट्रीज़ पे। पर आज आदित्य बिरला कैपिटल भी फोकस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे उनको आरबीआई से अप्रूवल मिल चुका है कि वो अपनी सब्सिडरी को जो है अपने में मर्ज कर सकते हैं। इससे होगा ये कि अब होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट जो एनबीएफसी सब्सिडरी पे लगता था वो अब हट जाएगा। और ऑल इन ऑल आदित्य बिरला कैपिटल अगर आप दिखा पाए तो क्योंकि वहाँ पे आदित्य बिरला फाइनेंस और आदित्य बिरला कैपिटल का मर्जर होगा। आदित्य बिरला एफआरएल तो आपका उसमें रिटेल कारोबार में है। एक बार किरण आपसे समझना चाहेंगे, एबी कैपिटल 225 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, यहाँ से क्या किया जाए इसमें? सो एबी कैपिटल की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर क्लियर कट एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपनी बॉटम मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज है। और चार्ट पैटर्न भी काफी अच्छी है। तो 230 का एक रेजिस्टेंस है, अगर आज 230 के ऊपर सस्टेन होता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि 250 तक ये स्टॉक जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अगर ये सस्टेन करता है तो ऊपर के लेवल्स और ऊपर के दरवाजे खुल जाएंगे। आदित्य बिरला कैपिटल पर भी नजर रहेगी, थोड़ा कहीं ना कहीं ये स्टॉक स्ट्रेंथ भी शो कर रहा है। निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो इस वक्त 125 अंक ऊपर आपको कारोबार करता हुआ मुझे दिख रहा है। चेक करते हैं जरा आंकड़ों को, लेकिन कुछ और शेयरों के बारे में जरा बातचीत कर लेते हैं। अच्छा अवनी जी, आगे बढ़ने से पहले जरा एक चीज कीजिए, कल जो आईटी स्टॉक्स में जो गिरावट आई ना उसके पीछे दो वजह थी। एक तो शेयर चले बहुत थे, और दूसरा जो एक्सेंचर को लेकर जो अपडेट आया था कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के प्रमोशंस को डिले कर दिया है। हालांकि मुझे लगा कि ओवर रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा आ गया। ये टीसीएस जैसा स्टॉक 3.5% गिर जाए, इन्फोसिस 3% टूट जाए, अब मुझे यहाँ से कुछ खरीदना है तो कौन से शेयरों पर फोकस करना चाहिए? मान लीजिए मुझे कॉन्ट्रा बाइंग करनी है और थोड़ा सा मुझे नजरिया लंबा रखना है इसका। जी, आईटी क्षेत्र में से दो स्टॉक रहेंगे। एक जो दिग्गज कंपनी है टीसीएस। तो टीसीएस में ऑलमोस्ट कल की गिरावट जो दिखी है वो 50% रिट्रेसमेंट हो चुका है। जो पूरी रैली स्टार्ट हुई थी 4110 से लेकर के ऊपर अभी रिसेंट हाई तक की। तो टीसीएस में यहाँ पे और वॉल्यूम्स देखे तो बहुत ज्यादा नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसमें ये गिरावट रुक जाएगी और यहाँ से एक रिवर्सल का अच्छा कैंडिडेट बनता है। और जो मिड कैप कंपनी में से हम एम्फेसिस को देख सकते हैं। एम्फेसिस में भी 3000 का जो लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, और इसमें काफी पुट राइटिंग भी है। तो मेरे हिसाब से इसमें भी एक रिवर्सल अच्छी हमें दिख सकती है। सो टीसीएस फ्रंटलाइन से और मिड कैप से एम्फेसिस। ठीक है, टीसीएस और एम्फेसिस पे आपको फोकस करके चलना है, ये दो शेयर होंगे अगर आपको आईटी में बाइंग करनी है तो। किरण जी, आप जरा नज़ारा टेक का जरा चार्ट चेक कीजिए। 900 रुपये के भाव से लगातार हम बढ़िया मूवमेंट देख रहे हैं नज़ारा टेक के शेयर में, और कल कुछ खबरें भी आई हैं। एक तो जो कंपनी चलाती है स्पोर्ट्स कीड़ा, उसमें उन्होंने अपना स्टेक बढ़ा के 90% के आसपास कर लिया है। दूसरी खबर यह है कि ये फंड रेज करने जा रहे हैं और इनका सबसे बड़ा ये फंड रेज होगा 900 करोड़ रुपये के आसपास का, प्रेफरेंशियल इशू करेंगे। आप ये जरा बताइए कि नज़ारा टेक क्या और चलेगा यहाँ से? 1100 रुपये के आसपास तो धीरे धीरे करके शेयर पहुंच गया है।
सो नज़ारा टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो काफी सारे इंडियन एचएनआईज के अंदर ये होल्डिंग है, काफी म्यूचुअल फंड भी एक्टिव है रिसेंटली। एकमात्र गेमिंग स्टॉक है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, अगर किसी को गेम सेक्टर या आईटी के अंदर प्ले करना हो तो नज़ारा टेक्नोलॉजी का डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न वीकली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट दिया हुआ है, 980 का ये ब्रेकआउट है। और इस ब्रेकआउट के लेवल की अगर हम बात करें तो ऊपर में 1200-1300 तक के टारगेट भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो डेफिनेटली ये और भी चल सकता है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। अगर कोई भी गिरावट आती है 1000 रुपए तक तो वहां पे एक बार एंट्री लीजिए। ओवरऑल स्टॉप लॉस 900 रुपए का रखिए और 1300 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते। ठीक है, 1300 तक के टारगेट, 1200 से 1300 तक के टारगेट नज़ारा टेक के लिए। स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है 980 रुपये का, यानी कि करीब यहाँ से करीब 100 रुपये नीचे का। थोड़ा सा आपको नजरिया लंबा रखना पड़ेगा। कल हम फोकस कर रहे थे ये जो प्लेटफॉर्म वाले शेयर्स हैं वहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी हो रही थी। बीएसई की बात करें तो इस हफ्ते में करीब करीब 30% के आसपास का उछाल आ चुका है, लेकिन बाकी स्टॉक्स भी चल रहे थे। एमसीएक्स भी चल रहा था। अगर इस सेगमेंट को थोड़ा सा और बड़ा करें, सीडीएसएल भी चल रहा था। अवनी जी, जरा आप ये बताइए कि इन तीनों स्टॉक्स में से अभी और कह सकते हैं कि बारूद कहां पर बचा हुआ है, कौन से शेयर और चल सकते हैं? एमसीएक्स यहां चल सकता है या फिर बीएसई? जी, मेरे हिसाब से तो दोनों ही स्टॉक काफी अच्छे स्ट्रक्चर में है और दोनों ही चल सकते हैं, लेकिन जो वॉल्यूम एक्टिविटी है वो बीएसई में बेहतर है। तो मेरे हिसाब से जो पार्टिसिपेशन है वो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन बीएसई में आ रहा है। एमसीएक्स भी अच्छा है, दोनों में ही आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन एमसीएक्स में इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है और ये फ्यूचर में होने के कारण यहाँ पे फ्यूचर में काफी बिकवाली भी बहुत बार हो जाती है। सो अगर इन्वेस्टमेंट तौर पे अगर आपको देखना है तो बीएसई बेटर बेट रहेगी। ठीक है, बीएसई एक बेहतर आपके लिए सिलेक्शन होगा इन शेयरों में। लिकर शेयरों में आज हम हो सकता है कि तेजी का मूव देखें, और वजह जो है जो बड़ी सॉलिड है। आंध्र प्रदेश में नई शराब नीति को मंजूरी मिल गई है और प्राइवेट फर्म्स के जरिए अब शराब की रिटेल बिक्री की जाएगी। 1 अक्टूबर से ये शराब नीति लागू हो जाएगी। किरण जी, आपने भी इस खबर को देखा होगा। आप बताइए, लिकर स्टॉक्स में टेक्निकली कहां पर आपको ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है, क्या खरीदना चाहिए? तो लिकर स्टॉक की अगर हम बात करें तो वेंडोवेल यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट हो गया, रेडिको खेतान हो गया और सोम डिस्टिलरी हो गया। तो कहीं ना कहीं रेडिको खेतान लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, नो डाउट। यहाँ पे अभी रन अवे रैली चल रही है, तो करंट मार्केट प्राइस से तो नहीं, लेकिन कोई भी गिरावट आएगी यहाँ पे रेडिको खेतान में समवेयर अराउंड 2200 या तो 2150 के आसपास, तो वहां पे लॉन्ग कीजिए। 2100 का एक स्टॉप लॉस रखिए और जिस तरह का ये पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, एक लंबा कंसोलिडेशन पैटर्न, ऑलमोस्ट 1 साल का ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, तो चांसेस है ऊपर में 2500 तक जाने की यहाँ पे जगह दिख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं करंट मार्केट प्राइस तो नहीं, लेकिन कोई भी गिरावट आती है तो वहां पे हमें लॉन्ग करना चाहिए। ठीक है। कुछ और शेयर भी हैं। ABFRL का ब्रेकआउट हुआ है कल चैनल का, एक बार जरा चेक करना अवनी, ये खरीदने लायक है आज ABFRL? बिल्कुल इसको खरीदना है। अभी फेस्टिव सीजन भी रहेगी, तो अगले 3 से 4 महीने में ये सारे ही जो स्टॉक्स है जो कि फेस्टिव सीजन से रिलेटेड है, इनमें अच्छी उछाल आ सकती है। और ABFRL का तो स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है। मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी होने के बावजूद पिछले 4 दिनों पहले इसने सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर बंद दे करके ब्रेकआउट दिया है। तो ये जो रैली है शॉर्ट टर्म के लिए भी ये बरकरार रहेगी 356 तक, और अगर थोड़ा लंबे समय का नजरिया रखे तो ये ऊपर 370 से 380 के लेवल तक जा सकता है। तो इसमें हमें बिल्कुल खरीदारी करके चलना है करंट लेवल से भी। ठीक है, इसको होल्ड भी करना है, बाय भी करना है। अवनी, आपने मेरे को स्टॉप लॉस भी बताइए। मैं सभी गेस्ट से थोड़ा रिक्वेस्ट भी करूंगा कि स्टॉप लॉस के साथ ही आप अपना कोई भी ट्रेड दें, क्योंकि कोई भी आदमी सुन के अगर ले रहे तो उसको ये तो पता हो प्रॉफिट कितना है, लेकिन ये भी पता हो कि जोखिम कितना है। इसलिए मेरे को स्टॉप लॉस भी दीजिएगा। मैंने लेवल जैसे नोट कर लिया, आपके टारगेट के 370 हैं, आप मेरे को स्टॉप लॉस दो इसका। जी, वो 50 दिन के ऊपर ब्रेकआउट दिया था, तो उसी को हम स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे, जो कि है फिलहाल 318 पे। 318 का स्टॉप लॉस लगाओ, 370 का टारगेट लगाओ, इस पर बाय की स्टैंप लगाओ, ना कि होल्ड की। जिनके पास पड़ा है वो उनके पास तो रखना ही है, जिनको लेना है वो 318 का स्टॉप लॉस लगा के 370 का टारगेट भी रखें। अब आ जाते हैं दूसरे एक और 2-4 शेयर्स पे। कल मदरसन की भी क्लोजिंग अच्छी मानी जाएगी, ख़राब चार्ट नहीं है। सेमिल के नाम से होगा ये शेयर, मदरसन सुमी पहले अब था, अब सेमिल है ये। तो एक बार ज़रा दिखाना उसकी भी क्लोजिंग।
और किरण सर, इस पे आज ट्रेड बनता है क्या? संवर्धन मदरसन सुमी की अगर हम बात करें तो आपने जैसे बताया कि कल की क्लोजिंग काफी अच्छी थी। रीजन बीइंग रिसेंटली जो हमने एक अप ट्रेंड देखा था, कहीं ना कहीं 206 तक 210 तक के हाई बनाए, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आया, प्रॉफिट बुकिंग में 171 का हाई लो बनाया उन्होंने, माफ कीजिएगा। वहां से वापस जो एक रैली है ऊपर में 200 रुपए का रेजिस्टेंस फेस किया, वापस लो गया स्टॉक, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार उसने हायर लो बनाया, तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट जरूर हम बोल सकते हैं। तो 200 रुपए के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन है, तो कोई भी डिप आता है करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कीजिए, 190 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाई कीजिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है डेफिनेटली ऊपर में 220 225 तक की एक रैली आ सकती है। ठीक है, डन। तो और भी रैली आ सकती है। स्टॉप लॉस टारगेट आपको मिल गए होंगे, आप इस पे जरा स्टैंपिंग कीजिएगा। और 190 का बाइंग ऑन डिप्स की स्टैंप लगी है, 225 रुपये तक का टारगेट है। छोटा मोटा डिप मिल जाए, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। लिखतम और वक्तम दोनों काम बराबर होने चाहिए। मैं सुन भी रहा हूँ, मेरे को पता भी होना चाहिए मेरे को करना क्या है। सुन के एक कान से सुनूँ दूसरे से निकाल दूँ, उसका कोई पर्पस नहीं है। ठीक, अवनी मैम, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हालांकि मेरे को मालूम है कि मार्केट थोड़ा गैप के साथ भी ट्रेड करेगा, फिर भी कोई ऑप्शंस का ट्रेड हो ना, आप ढूंढ के रख लीजिए। थोड़ा समय भी लग सकता है आपको, तो आप 2-5 मिनट ले लीजिए। इंडेक्स का देखना हो वो, और अगर कोई स्टॉक्स का ऑप्शंस देखना हो तो वो एक बार अभी आप नोटिस करके रखिएगा। जब तक मैं किरण सर से एक और सवाल ले लेता हूँ। HDFC बैंक की कल क्लोजिंग काफ़ी अच्छी मिली है किरण सर। अब आप मेरे को बताइए, जिनके पास 1610, 1620, 30 की खरीदारी है, वो एक बार प्रॉफिट बुक कर ले या भी और चलेगा? सो सर, HDFC बैंक की अगर हम बात करें तो लास्ट वीक में हमने मंडे को जब कल की शो की तैयारी की थी तो वहां पे भी HDFC बैंक दिया था। लास्ट थर्सडे भी हमने HDFC बैंक कहीं ना कहीं डिस्कस किया था। सो ओवरऑल हमारा काफी अच्छा व्यू था, लॉन्ग व्यू था। हमने ऑलरेडी हमारे क्लाइंट्स से भी डिस्कस किया था और आपके चैनल के ऊपर भी मल्टीपल टाइम दिया है। एक कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट है, एक बड़ा सा गैप डेली चार्ट के ऊपर हमें देखने को मिल रहा था 1725 से लेके 1685 या 80 के आसपास का वो गैप था। अब स्टॉक्स ने मल्टीपल क्लोजिंग वहां पे दे दिया है, मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन में, और जिस तरह का वॉल्यूम कल हुआ है डेफिनेटली यहाँ पे चांसेस है कि आप 1720 तक की एक रैली देख सकते हो। तो जिनके पास नीचे की खरीदारी है या तो हमारे शो देखने के बाद उन्होंने एंट्री ली हो, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो 1670 का रखना है। आप 1670 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इमीडिएट लेवल पे 1720 1725 तक के टारगेट आप देख सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड भले ही 1:1 है, लेकिन सेफ्टी काफी अच्छी है मेरे हिसाब से, यहाँ पे बने रहना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें हमने होल्ड की स्टैंप लगाई है, वजह आपको पता है, क्योंकि जिनके पास पुरानी खरीद है वो ज़्यादा कंफर्ट लेवल पे है। अगर आप आज खरीद रहे हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, इसलिए नए वालों को आना नहीं है, पुराने वालों को जाना नहीं है। कब तक नहीं जाना? 1670 जब तक नीचे नहीं जाता तब तक आपको जाना नहीं है। कहाँ तक पहुँच जाएंगे सर? 1720 तक आप आ सकते हो, तो आपका अपना फैसला है। हमने 1620, 1630, 1640, 1650 पे भी खरीदा हुआ है, तब भी 50-60 रुपये बन जाए और एक ही हफ्ते 10 दिन में बन जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। और किरण सर, मेरे को अच्छे से याद है, कल परसों भी आपकी लिस्ट में था, मैंने बाकायदा नोट भी कर रखा था ये, इसलिए सवाल मैंने आपसे भी पूछा। अवनी मैम, आपने एक ऑप्शंस ढूंढ ली होगी, एक वाइप चलाइएगा ऑप्शन से कमाई की, हमारे पास बनी हुई है, नहीं हो तो 12 बजे के रन से उठा लीजिएगा। वो वाइप चला के आप जरा बताइए अवनी मैम, कौन सा ऑप्शंस का ट्रेड आपने ढूंढा है? तो ऑप्शंस का जो ट्रेड है उसके लिए हमें मोमेंटम चाहिए। तो मोमेंटम जो है वो बैंकिंग स्टॉक्स में है, और इसमें से ICICI बैंक ने अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है। और ओवरऑल अगर सितंबर सीरीज का ऑप्शन चेन देखें तो जो सेटअप है वो मेरे हिसाब से 1300 तक चलने की उम्मीद है स्टॉक में। तो हम इसमें सितंबर की 1300 की कॉल में खरीदारी करेंगे। कल 9 रुपए के करीबन इसका बंद आया है, इसमें 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके हम डबल का टारगेट रख सकते हैं, 18 रुपए तक का टारगेट रहेगा। ठीक है मैम, इसका लॉट क्या है एक बार जरा वो भी चेक कर लोगे, ताकि फिर उस हिसाब से हम पोजीशन भी कर पाए। जी, इसकी लॉट साइज 700 रुपए की है। तो इसमें अगर ये जो रिस्क है वो बनता है करीबन 4200 रुपीज का, और डबल हो जाएगा तो फिर अराउंड 6300 रुपीज का इसमें मुनाफा हो सकता है। ठीक है, 7 जा 49, यानी कि करीब करीब 5000 रुपये का टोटल रिस्क बनेगा। 9 रुपये पे खरीदोगे, 2 रुपये का स्टॉप लॉस लगा हुआ है इसके अंदर। ये स्ट्राइक सितंबर सीरीज़ की है और आप 25-26 तारीख तक इसको रख सकते हैं। 18 रुपये का टारगेट है, ऑलमोस्ट पैसा डबल भी हो सकता है ये।
ठीक है, तो आपका टोटल रिस्क इसमें 5,000 रुपये का। एक लॉट से भी काम करना चाहें, एक लॉट से भी कर सकते हैं। बैंकिंग को नज़रअंदाज ना कीजिएगा, और बैंकिंग में अभी भी थोड़ा दम है। जैसे मैंने आपको कहा कि इसको भी तो अपना ऑल टाइम हाई लगाना है, ट्रिगर नहीं भी होता तब भी अपना ऑल टाइम हाई लगाता ही लगाता। ट्रिगर हो गया है तो अब थोड़ा और ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि थोड़ा चला हुआ है, बट फिर भी ICICI बैंक में अभी गुंजाइश बनती है, ऑप्शंस के जरिए आप ट्रेड ले सकते हैं। अब आते हैं जरा वीक काउंटर्स पे। इन्फोसिस और TCS के बारे में ऑलरेडी भी जिक्र हुआ ही था। एक मैं और शेयर आपसे पता करता हूँ, इसके बारे में बोला जाता है कि कभी भी कोई डिप आए, शेयर काफ़ी अच्छा प्लस कर सकते हो। उस शेयर का नाम है ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड। कल 8% टूट गया, 8%। F&O के अंदर टॉप लूजर शेयर बना ये, डेज लो पे जाके बंद हुआ, 1000 एक ही दिन में साफ हुआ है। इसका सपोर्ट चेक करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे शेयर का सपोर्ट पे ही ये आपको रिटर्न देगा, नहीं तो फिर रिटर्न नहीं देगा ये। किरण सर, इसका सपोर्ट चेक कीजिए, सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 वो बताइएगा, ताकि वहाँ पे हम एंट्री करेंगे। सो ओरेकल फाइनेंस की अगर हम बात करें तो एक बढ़िया ब्रेकआउट देने के बाद कल हमने देखा कि थोड़ा करेक्शंस आया है। कहीं ना कहीं ओवरऑल IT के अंदर जो करेक्शंस आया है, मुझे हिसाब से थोड़ा वेट करना चाहिए। और जैसे आपने बताया, काफी समझदारी की बात है कि जो फॉल आया है उसमें थोड़ा सपोर्ट देके कंसोलिडेट होने दीजिए, उसके बाद हम लॉन्ग एंट्री जरूर से कर सकते हैं। पहला जो सपोर्ट है कहीं ना कहीं 50 डेज मूविंग एवरेज है, विच इज समवेयर अराउंड 11,000। सो हमारा पहला सपोर्ट रहेगा 11,000। अगर आज 11,000 के आसपास स्टॉक सस्टेन हो जाता है तो फिर हम बाई सोच सकते हैं। और दूसरा जो सपोर्ट है, अगर आप 11,000 के आसपास सस्टेन होने के बाद बाई करते हो, तो दूसरा जो हमारा सपोर्ट यहाँ कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है वो 10,600 10,500 के बीच का है। तो 11,000 से लेकर 10,600 10,500 के बीच में कंसोलिडेट होने दीजिए, वहां पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। एक पोजीशन स्टॉप लॉस 10,500 के नीचे का है। ठीक है सर, एग्री पॉइंट। मेरे को एक्चुअली यही पता करना था। देखो, अच्छे शेयर्स के लिए पोजीशनिंग चाहिए होती है। अगर आप कल गलत एंट्री पे आ गए तो आप बोलोगे ओरेकल फाइनेंस तो बड़ा ही बेकार शेयर है, हमको इससे बड़ा लॉस हुआ। एक्चुअली में मेजॉरिटी को प्रॉफिट है इसमें से, बट आपको लॉस है क्योंकि गलत रेट पे एंट्री हो गई। इसलिए इस तरह के शेयर्स के अंदर जब इस तरह का फॉल आए ना, तो वो थोड़ा एक्सटेंडेड फॉल भी होता है। इसलिए हमने सिर्फ सपोर्ट आपके लिए चेक कराई है। मैं रिपीट कर देता हूँ, प्रोड्यूसर साहब अगर कहीं आप लिख पाएँ तो लिख दिया कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, इस बार माफ़ी है। 11,000 का पहला सपोर्ट है, सपोर्ट नंबर 1, जहाँ पे एंट्री की जा सकती है रुक जाए तो। दूसरा सपोर्ट है 10,600। अब मेरे माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में बात पिक्चर क्लियर है। मेरे को ओरेकल फाइनेंस अगर खरीदना है, 10,600 से 11,000 के बीच बीच में मेरे पास सपोर्ट 2 आए हुए हैं। मैं इन दोनों सपोर्ट का फ़ायदा उठा के अपनी पोजीशंस को 2, 5, 10 लॉट से जैसे भी मेरे को पोजीशंस बनती है वो मैं बना सकूंगा। ठीक जी, तो ये हमको ओरेकल फाइनेंस का सपोर्ट भी पता लग गया। अब आ जाते हैं कुछ और शेयर्स पे। अवनी मैम, ये जो कंजम्पशन वाले शेयर्स हैं जितने भी, चाहे FMCG के कंजम्पशंस हैं या वो थोड़ा सिन गुड्स लिकर कंजम्पशन है, या फिर सीधा वरुण बेवरेजेस पे आ जाता हूँ मैं, जो कि सीधा एक साफ़ सुथरी वैसी कंपनी है। कोई एक कंजम्पशन का शेयर आप बता सकते हो, कोई भी एक, अक्रॉस द बोर्ड? कंजम्पशन बहुत बड़ी थीम है। जी, मेरे हिसाब से जो FMCG स्पेस में से मैरिको पे काफी अच्छा व्यू बन रहा है, एक पॉजिटिव ट्रेंड में है। और इसमें अच्छी खासे मतलब वॉल्यूम्स थोड़े कम होते हैं, लेकिन एक कांस्टेंट अप ट्रेंड में है ये स्टॉक। 2 दिन पहले इसने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया था, बट कल की कमजोरी परसों की कमजोरी के बाद में कल एक अच्छी पुलबैक भी हमें नजर आई थी। तो ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा, तो इसमें हम खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर इसका पहला टारगेट रहेगा 722 रुपए का, और स्टॉप लॉस जो है वो हमें कल के लो के बिल्कुल थोड़े से नीचे अराउंड 692 पे हमें स्टॉप लॉस लगा के इसमें हम खरीदारी कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे आपने बताया, वरुण बेवरेजेस पे तो व्यू पॉजिटिव ही है, और काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है इस स्टॉक में। तो मेरे हिसाब से ये वरुण बेवरेजेस भी एक अच्छा कैंडिडेट बनता है। इसमें थोड़ी सी जगह आपको नीचे रखनी होगी, अराउंड 631 तक अगर डिप मिल जाए तो वहां पे बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हो जाता है, और आपका स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 620 रुपए तक का। स्टॉक्स हैं जहां पे आपको रखनी है नज़र। पर देखिए, जो रेट कट की बात हो रही है और हमने एक बार अवनी, वरुण बेवरेजेस के टारगेट्स एक बार फिर आप बता पाएंगे, ताकि हम एक बार उसकी प्लेट बना के अपने दर्शकों के लिए भी रखें। जी, वरुण बेवरेजेस का पहला ट्रेडिंग टारगेट जो है वो 680 का रहेगा,
और ये लेवल के अगर ऊपर सस्टेन कर जाता है तो ये 700 रुपए तक भी चल सकता है और 620 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। तो 680 और फिर 700 के टारगेट्स यहाँ पे आप ध्यान रखें। पर देखिए, हम बैंकिंग काउंटर्स की बात कर ही रहे थे। अवनी ने भी बताया कि ICICI बैंक जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ऑप्शंस के ज़रिए भी ट्रेड कर सकते हैं। पर जिस तरीके से अब रेट कट की हमने पूरी अनाउंसमेंट देखी US में, अब माना जा रहा है कि अगर RBI भी इसको फॉलो करता है तो ऐसे में कुछ एक बैंकिंग काउंटर्स जिनका कि फिक्स रेशियो, फिक्स लोन रेट पे उन्होंने लोन्स दिए हैं, उनको इम्पैक्ट कम होगा बजाय उनके कि जिन्होंने लोन्स एक वेरिएबल रेट पे दिए हैं, क्योंकि उनको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हमारे रिसर्च ने कुछ एक नाम हमको दिए हैं जहां पर इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकता है, और कुछ एक बैंक्स थोड़े से वेल प्लेस्ड हैं जहां पे असर आएगा तो ज़रूर उनके निम्स और साथ ही उनके बैंक यील्ड्स पे, जो कि थोड़े से कम होते हुए नजर आएंगे, पर थोड़े स्टैगर्ड मैनर में असर आएगा। टॉप ऑफ द लिस्ट है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका सबसे ज़्यादा हायर शेयर है फिक्स्ड रेट ऑफ लोन्स में, 62% इनका एक्सपोजर है। साथ ही लार्ज प्राइवेट बैंक्स में HDFC बैंक भी है जहां पे फिक्स्ड रेट लोन्स जो है 33% पे है। लो शेयर कहाँ पे है? वो है BOB, कैनरा बैंक और PNB बैंक, कुछ नाम सामने आए हैं। तो एक बार किरण आपसे समझना चाहेंगे, लिस्ट तो काफ़ी लंबी है पर दो टॉप नाम ही मैं पिक करती हूँ। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये कैसा दिख रहा है आपको चार्ट्स पे? क्या यहाँ पे और भी मजबूती आ सकती है? और साथ ही BOB और कैनरा बैंक, ये चार्ट्स आप कैसे लग रहे हैं? क्योंकि हाल फिलहाल सरकारी बैंकों की पिटाई ज़रूर हुई है। So AU Small Finance one of the best pick I can say. Reason being, अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो वहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न या तो कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो AU Small Finance Bank एट करंट मार्केट प्राइस डेफिनेटली वन कैन गो लॉन्ग। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 710 का रखिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है डेफिनेटली यहाँ पे एक बड़े टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अग्रेसिव बेट आपको AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में लेनी चाहिए 710 के स्टॉप लॉस के साथ। उसके अलावा जो दो PSU बैंक्स आपने कही है, वहाँ डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि रिवर्सल पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन कैनरा बैंक अभी भी 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे है। सो आई वुड लाइक टू वेट एंड वॉच ओनली। और अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की हम बात करें तो सिमिलर केस में वहां पे भी 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे है। तो रिवर्सल बनना चालू हुआ है बट अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है। तो PSU बैंक में थोड़ा वेट एंड वॉच की यहाँ पे रणनीति रखेंगे, और लेकिन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए। लॉन्ग करेंगे करंट मार्केट प्राइस से? कोई लेवल्स जहां पे ध्यान रखना है, कोई टारगेट्स AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए? किरण, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, यस, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक कैन गो लॉन्ग एट करंट मार्केट प्राइस 710 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर में अग्रेसिव टारगेट कहीं ना कहीं 750 के ऊपर के हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली इंट्राडे एज वेल एज लॉन्ग टर्म बेट लेनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए नियर टर्म टारगेट 750 का बन रहा है, उसके ऊपर भी ध्यान रखते हैं। पर आज एक काउंटर NTPC भी फोकस में रहेगा, क्योंकि NTPC ग्रीन एनर्जी के IPO के लिए सेबी में उन्होंने अर्जी दी है। 10,000 करोड़ रुपए का IPO आएगा। उसको लेकर हम देख भी रहे थे कि कुछ एक प्राइस एक्शन ज़रूर था स्टॉक में। एक बार अपनी आपसे समझना चाहेंगे, 420 एक की रेजिस्टेंस साबित हो रहा है, पर क्या आज जो स्ट्रॉन्ग ओपनिंग की तैयारी कर रहा है ये सस्टेन करती हुई दिख सकती है? और फिर उसके बाद अगर ये पार निकले उसके, तो कौन से लेवल्स ध्यान में रखें? जी, मेरे हिसाब से 425 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और अगर ये 425 के ऊपर इंट्राडे में 15 मिनट तक भी अगर सस्टेन कर पाता है तो हमें एक अच्छी उछाल मिल सकती है ऊपर 445 तक की। लेकिन जो हिसाब से अभी स्ट्रक्चर बना हुआ है, कल RSI में भी थोड़ा सा डाइवर्जेंस दिखा था। मेरे हिसाब से 425 का जो रेजिस्टेंस है वो निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। वहां से प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, और लेकिन इसका जो सपोर्ट बना हुआ है नीचे 408 410 के एरिया में बना हुआ है। तो अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है और ये 410 के करीबन मिल जाता है स्टॉक, तो इसमें बिल्कुल एंट्री करनी चाहिए। जिस रेजिस्टेंस है 410 के आसपास मिले तो फिर उसके बाद आप इसमें एंट्री के लिए मौके ढूंढें। ये राय आती हुई NTPC पे, पर आज तो एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग की तैयारी ये काउंटर ज़रूर कर रहा है। पर चलिए, अब 9 बज चुके हैं और वक्त चला है जानने का कि आज के नवरत्न स्टॉक्स कौन से हैं। और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोज़ की तरह ये लिस्ट के साथ। शरद, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सृष्टि। सबसे पहले बात करें तो आदित्य बिरला कैपिटल फोकस में रहेगा। यहाँ पे RBI से NOC आ गया है, यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आया है, जहाँ पे वो मर्ज करेंगे आदित्य बिरला फाइनेंस को।
एंड ऑफ कोर्स एक लार्जर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है और एनबीएफसी वो बनेंगे। नज़ारा टेक दूसरा स्टॉक हमारा फोकस में रहेगा, जहां पे कंपनी ने 900 करोड़ रुपए प्रेफ इशू के जरिए जो है रेज़ किए 954 रुपीज़ पर शेयर पे। इस पे कुछ दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा। मधु केला जी के जो प्रमोटेड एंटिटी है वो है, कैरेट लेन जो एक अनलिस्टेड का एक बड़ा ज्वेलरी प्लेयर है, उनके प्रमोटर्स आए हैं। और इसके अलावा प्लूटस वेल्थ यूके के एफआई ने भी जो है पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा उन्होंने 91% स्टेक जो है स्पोर्ट्स कीड़ा में भी बढ़ा दिया है। अल्कोबेव स्टॉक्स जैसे कि यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूरीज, रैडिको खैतान फोकस में रहेंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जो मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट करे कि नई लिकर पॉलिसी को लागू कर दिया है, जहां पे रिटेल सेल्स जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो ऑर्गेनाइज सेगमेंट पे उनको ज़्यादा फोकस मिलेगा। अब ये 1 अक्टूबर से जो है लागू होने वाला है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की बात करें, हमारा चौथा स्टॉक है जहां पे कंपनी 4 वेसल्स डिलीवर करेंगी। रफली $54 मिलियन का ये ऑर्डर है और ये एक जर्मन कंपनी के लिए है। जिलेट का जो है मैनेजमेंट मीट हुआ था, अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल मार्जिन्स की इम्प्रूवमेंट जो है FY24 में देखने मिल रही है और ओवरऑल पिछले 3 साल में डिस्ट्रीब्यूशन भी ऑलमोस्ट 1.5 गुना बढ़ गया है। हमारा 6 स्टॉक के बाद बात करें तो ओरिएंटल ट्राइमेक्स रहेगा। अब ये कंपनी जो है ऑफकोर्स रेलवेज़ और डिफेंस में अब एक्सपैंड कर रही है और आज से जो है राइट्स इशू खुलने वाला है। अब ये 27 सितंबर तक जो है राइट्स इशू चलेगा। राइट्स इशू की अगर साइज़ के बारे में बात करें तो रफली 49 करोड़ रुपीज़ का है और जो राइट्स इशू प्राइस है वो 11 रुपये प्रति शेयर का है। हमारा 7वां स्टॉक वो है प्रीतिका इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स। यहाँ पे कंपनी 87,000 स्क्वायर फीट की जो है एक लैंड की एक्विजिशन की है जो एक्सपैंड करेंगे होशियारपुर में, और ये लैंड परचेज की जो कंप्लीशन है वो अक्टूबर एंड 2024 को देखने मिलेगी। ये जो लैंड एक्विजिशन पार्ट है एक स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशन प्लान और प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने के लिए है। हमारा 8वां स्टॉक आयरेडा रहेगा। यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपनी को अप्रूवल आ गई है कि लगभग 7% इक्विटी जो है QIP के ज़रिए वो रेस कर सकते हैं। इसका जो कुल वैल्यू आता है वो लगभग 4,000 से 5,000 करोड़ के बीच आता है। हमारा आखिरी स्टॉक हमारा स्पेशल सेगमेंट बिग बोल्ड ब्रोकरेज का है। यहाँ पे फोकस में रहेगा ब्रेन बी सोल्यूशन, यानी कि जो फर्स्ट क्राई का पेरेंट कंपनी है जो हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनी, उस पे फोकस रहेगा। मॉर्गन स्टैनली की पहली रिपोर्ट आई है, इनिशिएट ओवरवेट के साथ रखा है तो टारगेट प्राइस है 818 रुपीज़ पर शेयर पे रखा है। और ओवरऑल आगे जाते हुए जो भारत के चाइल्ड केयर मार्केट है और जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है इस सेगमेंट में, उस पे जो है इनका एक बुलिश नज़रिया देखने मिल रहा है। तो ये 9 अहम थीम्स है या स्टॉक्स है जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। शुक्रिया शरद। तो ये 9 शेयरों पर आप नजर रखिए और देखिए प्री ओपन में भी आपको तमाम शेयर ऊपर दिखेंगे, चाहे वो नज़ारा टेक का शेयर हो या फिर गार्डन रीच शिप बिल्डर को एक जर्मन कंपनी से ऑर्डर मिली है, ये शेयर भी आपको ऊपर दिखेगा। और बाकी कुछ स्टॉक्स में MS मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट रेटिंग के साथ ब्रेन बी सॉल्यूशंस पर कवरेज शुरू हुई है, यहाँ पर भी आपको अच्छी तेजी दिखेगी। लेकिन प्री ओपन में निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और सेंसेक्स ने भी नया रिकॉर्ड बनाया है। 25,487 का स्तर आपको स्क्रीन पर दिखेगा। 100 अंकों से ज्यादा की बढ़त के साथ शुरुआत के संकेत दे रहा है निफ्टी। एक और मेहमान को शामिल कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत सावंत। प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं आपकी ट्रेडिंग कॉल से। बताइए कहां पर आपका फोकस है आज? जी, वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो यहाँ पे मेरा फर्स्ट पिक होगा SBI, स्टॉप लॉस रखूंगा 778 778 स्पॉट, टारगेट मेरा होगा 825 825 का। और नेक्स्ट पिक मेटल से होगा, मुझे लग रहा है अगले 2 से 3 महीनों तक मेटल्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे एक अच्छी रैली आ सकती है। सो मेरा पिक JSW स्टील होगा, स्टॉप लॉस रखूंगा 942 942 और मेरा टारगेट होगा 985 985। ठीक है, तो बाजार में आज जो थॉट प्रोसेस है ना प्रशांत जी की, वो किरण जी से मैच कर रही है। एक मेटल का और एक बैंकिंग का शेयर दिया था किरण जी ने भी। JSW स्टील तो बिल्कुल डिट्टो वही शेयर हो गया और इस पर हम देख रहे हैं कि लगातार हमारे एक्सपर्ट्स का कहीं ना कहीं कन्विक्शन बना हुआ है। 985 का टारगेट है प्रशांत जी की तरफ से। और SBI जो कि हमने देखा था शेयर की 800 रुपये के नीचे गया था, लेकिन धीरे धीरे जो सरकारी बैंक है उसमें स्ट्रेंथ आ रही है और हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस भी वहाँ से निकल के आते हुए दिख रही है। अब 825 रुपये के टारगेट हैं SBI के लिए, इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। प्राइवेट बैंकिंग में कल हमने तेजी ठीक ठाक देखी, सरकारी बैंक भी कल पार्टिसिपेट कर रहे थे, SBI भी कल चला था लेकिन उतनी रफ्तार से नहीं चला था। आज अच्छी शुरुआत के संकेत भी दे रहा है। तो ये जितने के जितने आपको ट्रेडिंग कॉल मिले सारे के सारे आपको मिले हैं मेटल के या तो बैंकिंग के।
आईटी में भी कुछ हमने कॉन्ट्रा बाई समझ लिया कि सपोर्ट लेवल भी चेक किए हमने ओएफएसएस के, और एम्फेसिस और टीसीएस खरीदने की सलाह दी थी आपको अमरीश जी ने। कुछ और शेयरों पर जरा फोकस करते हैं और समझते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स का उस पर व्यू क्या है। एक स्टॉक जरा आप कंजम्पशन में आपसे जानना चाहेंगे अमरीश जी, आईटीसी के बारे में जरा राय दीजिए। आईटीसी 510 के आसपास आके ये टिक गया है, वहां से हिल नहीं रहा है। आईटीसी पर भरोसा करें तेजी के लिए या फिर कोई और स्टॉक, डाबर हो गया या फिर टाटा कंज्यूमर हो गया, क्योंकि कंजम्पशन वाला प्ले बाजार को कहीं ना कहीं आगे ड्राइव करने वाला है। जी बिल्कुल, आईटीसी जो है कल जो गिरावट हमें देखने मिली थी उसमें इसने 20 दिन के मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर के आज खुल रहा है ऊपर। तो ये अगर जब तक 505 के ऊपर सस्टेन करता है, मेरे हिसाब से इसमें एक जो सस्टेन करने की जो शक्ति है वो बनी रहेगी, लेकिन इसमें बड़ी उछाल आने में समय लगेगा क्योंकि काफी स्टॉक अभी कंसोलिडेशन मोड में आ चुका है। तो इसके मुकाबले जैसे मैंने बताया पहले भी कि मैरिको जो है, मैरिको में एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है और इसमें हम बेटर प्ले कर सकते हैं। तो मोमेंटम प्ले के लिए मैरिको रहेगा स्टॉक ऊपर 720 से 722 तक का टारगेट रहेगा और इसमें आपको स्टॉप लॉस नीचे लगाना है 680 रुपए तक का। 2 मिनट बाद ही मार्केट खुल जाएगा और इस बीच अगर आप देख रहे हैं तो ओवरऑल पिक्चर काफ़ी साफ है। आज निफ्टी के अंदर एक गैप आपको मिलेगा। ये गैप कितने का, पॉइंट्स आपके स्क्रीन पर 1 मिनट में जरा लेके आता हूँ मैं। 109 पॉइंट का 25,487 पे खुल रहा है, यानी कि आप खुलेंगे डॉट रेजिस्टेंस पे ही, आपकी लैंडिंग ही सीधा रेजिस्टेंस पे हो रही है, क्योंकि 487 को मैं अगर राउंड कर दूं तो ऑलमोस्ट 500 बन जाता है। तो 25,500 जो आपका टारगेट है एग्जैक्टली आप वहीं खोल रहे हो। इसके बाद आपके पास चेंज ऑफ हैंड्स होगा, देखिएगा आप सब कुछ वैसे ही होगा। चेंज ऑफ हैंड्स होगा, इस चेंज ऑफ हैंड्स में हो सकता है काफ़ी सारे लोग यहाँ से एग्जिट करें और कुछ यहाँ से लोग अंदर भी आएँ। तो ये चेंज ऑफ हैंड्स कितनी स्पीड से और किस तरफ ज़्यादा झुकता है, ये टिल्ट वहाँ से पता लगेगा। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी 178 पॉइंट पे है, ये भी 52,929 पे खोलेगा। कहने का मतलब ये भी सीधा 53,000 के अपने रेजिस्टेंस पे ही लैंड करेगा। यहाँ पर भी यही होना है, चेंज ऑफ हैंड्स होगा। कुछ लोग बैंक निफ्टी से निकलेंगे, कुछ लोग बैंक निफ्टी के अंदर वापस आएंगे अपने अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग। लेकिन ये चेंज ऑफ हैंड्स किस तरफ टिल्ट होता है उससे ये बात पता लगेगी कि हम 25,500 और जो 53,000 उस पर आ तो गए हैं, इसके आगे क्या चले। क्योंकि फेड का फैसला है बैंक पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि 53,000 के ऊपर बैंक निफ्टी आपको दिख सकता है, अपना ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने सुबह भी आपके सामने नोटिस कराई थी कि 65 से 70% प्रोबेबिलिटी है कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई भी टेस्ट करा सकता है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 5 रुपये, HDFC 4 रुपये, ये सारे बड़े बैंक 2.5, 2.5, 10 रुपये करके इस तरह से खोल रहे हैं। 1500 शेयर एडवांसेस के साथ क्या ज़बरदस्त एडवांस आया है और सिर्फ 250 शेयर है। अब आप देखो 53,000 का आंकड़ा निफ्टी बैंक ने दिखा दिया है। एक नीचे आप चाहें तो दिखा सकते हैं। निफ्टी तो खैर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा ही पहुंचा, 25,500 निफ्टी का आज फिर से नया शिखर लग गया। लेकिन इसके लिए तरसरा अभी भी बैंक निफ्टी ने भी 53,000 की उसी दहलीज में एंटर कर दिया, जहां इसके पास भी ऑल टाइम हाई लगाने का पूरे चांसेस हैं। तैयार रहिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आज में बैंक निफ्टी भी आपका ऑल टाइम हाई टेस्ट करवा सकता है। अभी फिलहाल 53,000 की रेंज में आके 300 पॉइंट की बढ़त दिखा के कामकाज कर रहा है। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स भी 53,150 पे आ चुके हैं और निफ्टी के फ्यूचर्स 25,500 के ऊपर आके ट्रेड कर रहे हैं। जो दोनों में डिस्काउंट था काफ़ी हद तक खत्म हुआ, दोनों ने इंपॉर्टेंट लेवल्स को पा लिया। 7% का विक्स तोड़ने के बाद आज मार्केट ने एक और मैटर क्लियर कर दिया कि ना केवल इस इवेंट को ख़त्म किया, बल्कि इस इवेंट से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं वो मार्केट के अंदर एक साथ डिस्काउंट करवा दी हैं इस बड़े ओपनिंग के साथ ही। तो आज जो 5 से 6% विक्स टूटा है, आगे चल के ये अभी तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यही विक्स आगे चल के आपको हल्का परेशान भी करेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी नहीं आएगी और मार्केट डल की तरफ बढ़ जाएगा। इवेंट को क्लोज करेगा और डलनेस की तरफ बढ़ेगा और ये इवेंट आज में कंप्लीट हो गया। 53,095 और 53,100 के लेवल को पार करके इस समय बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। दिखाइए जरा 5-6 बड़े शेयर्स
इस समय उनकी पोजीशंस क्या है। पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को दिखाइएगा 12 रुपये ऊपर आके, ये अभी भी 2900 और 3000 रुपये की रेंज में ही घूम रहा है और 2940 तक का लेवल है। HDFC बैंक ने आज 1700 पार कर लिया। 1700 से पहले ही HDFC बैंक निफ्टी की और अपनी काफ़ी बड़ी हेल्प कर चुका है। आज 1711-12 का भाव देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि HDFC भी 1700 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। HUL आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे 1/4%, LNT 1/4%, TCS और इन्फोसिस भी एक बार और दिखा दीजिए, मेरे से मिस हो गया देखना। तो TCS इन्फोसिस आज करीब 1% ऊपर होने चाहिए। और तो ज़्यादातर शेयर ठीक है, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा स्पीड से भाग जाए ऐसा भी नहीं है, बट बैंक निफ्टी को क्योंकि थोड़ी जल्दी ऑल टाइम हाई टेस्ट करने की, इसलिए बैंक निफ्टी कर रहा है। ट्रस्ट में कोई बड़ी बात नहीं कि आज में बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई भी टेस्ट कर दे। मैं अभी आपके सामने निफ्टी के टॉप गेनर्स के भी लेके आता हूँ, जरा वो भी नोटिस कीजिएगा, फिर जल्दी हीट मैप भी देखेंगे। NTPC 2 से 2.5% ऊपर आज खुला है। NTPC 1-2 दिन से लगातार बैक टू बैक एक्सपर्ट्स की दी गई कॉल है। LTI माइंट्री आज जो IT का पुल बैक है ना, वो निफ्टी की हेल्प कर रहा है। 100% पुल बैक तो नहीं है जितना टूटा है, लेकिन 20% 30% का रिट्रेसमेंट कल का भी अगर आ जाए तो ये भी काफ़ी हद तक हेल्दी माना जाता है। LTI माइंट्री कल टूटा था 5% से ज़्यादा, आज सिर्फ 1% की रिकवरी है। दूसरा, विप्रो कल टूटा था 3% से ज़्यादा, आज 1% की रिकवरी है। तो सब में 33% जुड़ा हुआ है। TCS कल टूटा था 3%, आज रिकवरी 1% की है। SL टूटा कल 3%, आज रिकवरी 1% की है। तो 1:3 की रेशो में रिकवरी आपको IT कंपनीज में मिलेगी, जो कि डैमेज रिपेयर का काम करने का आपको दिखेगा। एडवांस डिक्लाइन अभी भी काफ़ी अच्छा है, 1600 गुना 4 है, 1600 वर्सेस 4 है, कहने का मतलब 1 पे 4 शेयर तेज़ है आज, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा। ONGC कमज़ोर हुआ, भारतीय एयरटेल कमज़ोर हुआ, श्रीराम फाइनेंस के अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग आई है। इसके अलावा जो शेयर आज चले हैं उसमें नौकरी F&O शेयर्स में, जिसको हम इंडिया मार्ट के नाम से जानते हैं, 4.5% ऊपर है। देखते ही देखते शेयर कहां से कहां पहुंच गया। आपको ध्यान है, हमने ब्रेकआउट वाली सीरीज हम बताते थे, उसमें हमने ये शेयर आपको नोटिस करवाया था। दूसरा प्रेस्टीज है और तीसरा LTTS है और LTI है, यानी कि LTI माइंट्री ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, और LTTS यानी कि L&T फाइनेंशियल सर्विसेज का जो एक शेयर है वो भी करीब टेक्नोलॉजी सर्विसेज वो करीब 2% ऊपर है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने साल का हाई टेस्ट किया और यूनाइटेड स्पिरिट्स ने भी आज साल का हाई टेस्ट किया, जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। आज हमने खबरों में भी आपको बताया कि आंध्र प्रदेश ने लिकर पॉलिसी को अप्रूवल दिया है। तो ये कुछ एक शेयर्स भी थे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही नोटिस करवा दिए। मैं ज़रा जल्दी से सेक्टोरियल मूवमेंट चाहता हूँ, प्रोड्यूसर साहब फटाफट से दिखाते रहिएगा, ताकि हम सेक्टर्स के बाद फिर सीधा मेहमानों के पास चले जाएं, ताकि वो आपको शेयर्स भी नोटिस करवा पाएँ। ठीक, तो आज आप बैंक निफ्टी के लिए भी तैयार रहिएगा। बैंक निफ्टी आपकी स्पीड पे नोटिस मैं करवाता रहूँगा आपको, और जैसे ही कोई ट्रेड मिलेगा या कोई अच्छा कुछ दिखेगा मेरे को पॉइंट, तो मैं आपको नोटिस करवाऊँगा। ये निफ्टी बैंक का हीट मैप आप देख पा रहे हैं, क्या ज़बरदस्त तेज़ी, सभी के सभी शेयर इससे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग मोमेंटों के साथ चलते हुए सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला शेयर 1.5%, सबसे कम बढ़ने वाला शेयर 0.5% है। आप इसी से अंदाजा लगाइए। एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, साल का जो हाई है वो है 357। आई रिपीट, बैंक निफ्टी का साल का हाई है 53,357 का, और अभी हम आ गए हैं 200 पे, 100-150 पॉइंट ही दूर है। कोई बड़ी बात नहीं, आज में लग जाए। इसलिए टिकर टीम आप भी रिकॉर्ड हाई से हम बैंक निफ्टी कितना दूर है एक बार ज़रा डालो, क्योंकि इसके अंदर 357 का हाई और अभी हम 250 पे आ गए हैं। देखते देखते 261 भी आ गया और हम बहुत स्पीड से ऊपर चल रहे हैं। बैंक निफ्टी आज मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर रहेगा और मेरे को लगता है कि ये काम कर जाएगा। 1 मिनट के लिए ज़रा हीट मैप हटा दीजिए, 1 मिनट के लिए ज़रा हीट मैप हटाइए, और मैं जो शेयर्स बोल रहा हूँ सिर्फ वो शेयर्स दिखाना, और बैंक निफ्टी ज़रा दिखाना स्पीड से। 1 मिनट के लिए दिखाइए, सिर्फ 70 पॉइंट दूरी है। बैंक निफ्टी की तैयारी कीजिए आज ऑल टाइम हाई की 319, 350, और अभी थोड़ी देर में आप इसका लेवल्स भी लगता हो देखेंगे। मैं अपनी स्क्रीन पे डाल ही देता हूँ। और 357 का हाई है, 329 तक आ चुके हैं हम ऑलरेडी। 550 पॉइंट की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी क्या ज़बरदस्त मोमेंटो दिखा रहा है। HDFC बैंक करीब 1% ऊपर है और फ्यूचर्स में भी करीब 600 पॉइंट की तेज़ी है। आज का जो हाई टेस्ट हुआ है वो है 353 और हाई कितना है 57 का। सिर्फ 4 पॉइंट से चूके हैं, सिर्फ 4 पॉइंट से
कोई बड़ी बात नहीं, मार्केट एक ही झटके में उस 4 पॉइंट को वापस भी पा सकता है। बी अवेयर, कोई बड़ी बात नहीं, इसी समय ये आपको लग भी जाए। ठीक है जी, अब मेहमानों के पास चलते हैं और मेरे सहयोगी उनसे ट्रेड लेना शुरू करें। जैसे बैंक निफ्टी आएगा, ढोल नगाड़ों के साथ बैंक निफ्टी का भी स्वागत कीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से बैंक निफ्टी ने भी अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट कर लिया, वो भी एक ही महीने के अंदर। जिस समय निफ्टी लगा रहा था उस समय बैंक निफ्टी ने भी लगा दिया। अब मेरे सहयोगी मेहमानों से कॉल लेना शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। तो चलिए, हमारे सभी एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे लेना शुरू करते हैं उनकी ओपनिंग कॉल्स। और अवनी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए मार्केट खुलने के बाद कहाँ पे है आपकी नज़र? जैसे मैंने बताया, मैं रेट सेंसिटिव सेक्टर से आज दूर ही रहूंगी क्योंकि ये बाद में बिकवाली भी हो सकती है। तो मेरा काउंटर अभी ओपनिंग ट्रेड्स में जो नजर आ रहा है वो है यूपीएल, यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड। इसमें हम खरीदारी कर सकते हैं करंट रेट से 635 और 660। 635 इसका ट्रेडिंग टारगेट रहेगा। 660 थोड़ी लंबी अवधि के लिए रखेंगे तो 660 का दूसरा टारगेट बनता है और 590 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, तो चलिए यूपीएल यहाँ पे लेना है ट्रेड। यहाँ पे है अवनी की नज़र और इस काउंटर पे नज़र रखिए। अभी फ़िलहाल जो है आधे % तक की तेज़ी दिखा रहा है, पर अवनी के ऊपर के टारगेट्स हैं, इसको आप फोकस में रखिए। किरण जी, अब आपसे समझना चाहेंगे कि कहाँ पे आपकी नज़र। हमने आपसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पूछा था, फिलहाल तो डे हाई पे है, यहाँ पे 1.5% की तेज़ी है। इसके अलावा बताइए कोई और अपडेट, और साथ ही फ्रेश कॉल्स कौन सी हैं आपकी? सुबह हमने प्राइवेट बैंक्स के ऊपर जो बात की थी, तो इंडसइंड बैंक इज डूइंग गुड। कहीं ना कहीं जेएसडब्ल्यू स्टील भी अच्छा खुला है, तो दोनों स्टॉक्स तो कंटिन्यू हम करेंगे। एक ओपनिंग ट्रेड की अगर हम बात करें तो मार्केट खुलने के बाद कहीं ना कहीं केमिकल सेक्टर के अंदर हमें लग रहा है कि एक बार ध्यान देना चाहिए। रेन इंडस्ट्री हमने आगे डिस्कस किया था एक बार, जब 175 के आसपास का ब्रेकआउट दे रहा था, उसके बाद स्टॉक 190 तक गया। अब 190 से 3 दिन लगातार हम देख रहे हैं कि लोअर लो बना रहा है। आज हमने देखा है कि गैप अप ओपनिंग हुई है और अभी तक उसने अपने 2-3 दिन का लो ब्रेक नहीं किया है। तो यहाँ पे आप एक बार ध्यान दे सकते हो, रेन इंडस्ट्री के ऊपर 182-83 के बीच में ट्रेड कर रहा है। करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कर सकते हो। 174 का आप स्टॉप लॉस रखिए और नॉट फॉर द ओनली इंट्राडे, लेकिन थोड़े लंबे समय का नजरिया रखिए आप। 205 तक के टारगेट हमें लग रहा है कि रेन इंडस्ट्री में आना चाहिए। डेफिनेटली रेन इंडस्ट्री वुड बी द प्रेफर्ड चॉइस। इंडस्ट्रीज यहाँ पे किरण की कॉल आती हुई, पर प्रशांत अब आपसे भी समझना चाहेंगे, बताइए आपकी कॉल्स कहाँ पर हैं? गुड मॉर्निंग। सृष्टि, गुड मॉर्निंग। मुझे बेस्ड ऑन द ओपनिंग बिरला सॉफ्ट अच्छा लग रहा है, बी सॉफ्ट। यहाँ पे करीबन 630 के नीचे स्टॉप लॉस, 630 के नीचे रखे में 675, 675 का टारगेट देखता हूँ। ठीक है, तो चलिए, हमारे फिलहाल तमाम एक्सपर्ट्स से जो है एक एक ही कॉल आ रही है। अवनी की नज़र है यूपीएल पे, किरण की कॉल आई है रेन इंडस्ट्रीज़ पे, और साथ ही आईटी सेक्टर से बिरला सॉफ्ट है प्रशांत के रेडार पे। तो अलग अलग सेक्टर्स जहां पे हमारे एक्सपर्ट्स की नज़र है। केमिकल और एग्रोकेमिकल थीम जो है वो प्ले करती हुई दिख रही है, हमारे एक्सपर्ट्स इसे ट्रैक कर रहे हैं। और साथ ही आईटी में जो रीबाउंड है उस पर भी सिलेक्टिव नज़रिया फ़िलहाल है। इस बीच अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक जहां पे 500 अंकों की तेज़ी दिखा रहा था, अभी 430 अंकों की तेज़ी है, पर कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहां से वो 100-200 पॉइंट और ऊपर जाए, ऑल टाइम हाई टेस्ट करे, जैसा कि डिम्पी भी बता रहे थे। और निफ्टी में जो 170 अंकों की तेज़ी है वो कहीं ना कहीं बरकरार है। ब्रॉडर मार्केट्स भी पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। पर आज देखिए आईटी का तो अच्छा रीबाउंड हो ही रहा है। साथ ही बजाज फाइनेंस, कल भी हमने देखा था कि स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी थी, आज फिर से लगभग 1% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा है। एबी कैपिटल हमने सुबह डिस्कस किया था, आप देखिए 3% की मजबूती यहाँ पे भी कायम है। एसबीआई कार्ड्स भी 3% तेज़ है। पर यूनाइटेड ब्रीवरीज, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स भी हाईलाइट कर रहे थे और हमने भी आपको खबर बताई, 4% की यहाँ पर अब तेज़ी आ गई है। एक बार किरण आपसे ही समझना चाहेंगे, यूनाइटेड ब्रीवरीज कौन से लेवल्स अब ध्यान में रखें? ये मजबूती तो बढ़ती जा रही है और इंटरेस्टिंगली मैं देख रही हूँ कि इसके प्रीवियस रेजिस्टेंस को भी क्रॉस करने की तैयारी में है ये स्टॉक। क्या करें इसमें किरण? सो टेक्निकली अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं डेली चार्ट के ऊपर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। कंटिन्यूअस पैटर्न है, साथ ही साथ एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है। और जिस तरह के वॉल्यूम्स हो रहे हैं अभी और मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तेजी कंटिन्यू रहनी चाहिए। 2100 के आसपास अगर कोई डिप मिलता है या करंट मार्केट प्राइस पे भी लॉन्ग करना है तो लॉन्ग कर सकते हैं। 2080 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है 2200-2250 तक के टारगेट हमें लग रहा है कि यूबीएल में आ सकते, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए।
आप लॉन्ग कर सकते हैं, अगर नीचे मिले तो और अच्छी बात है। 2250 के टारगेट्स जो हैं यहाँ पे यूबीएल के लिए खुलते हुए, तो इस काउंटर को ध्यान में रखिए। पर एक स्टॉक जो कि डिफेंसिव सेक्टर से है, फार्मा स्पेस से, लुपिन, अगर आप देखें तो कल भी ये स्टॉक में हालांकि खबर ज़रूर आई थी, पॉजिटिव खबर थी, उसके बाद 2.5% की यहाँ पे हमने गिरावट देखी और आज भी डे लो के आसपास है ये और अपने 20 डे मूविंग एवरेज को तोड़ के निकला है अवनी नीचे। कैसे देख रहे हैं आप अवनी लुपिन को चार्ट्स पे? क्या बस एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट के तौर पे देखें या थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है चेंज होता हुआ दिख रहा है? जी फिलहाल अभी तक तो ऐसा स्ट्रक्चर चेंज होते हुए नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो गिरावट हमने देखी है उसमें वॉल्यूम्स काफी कम है और अभी आज के दिन में भी जो लो बनाया है वहां से एक रिकवरी की कोशिश है। तो फिलहाल इसको मैं वेट एंड वॉच लिस्ट में रखूंगी और ऊपर की तरफ ये अगर 2228 का लेवल निकल जाता है, स्टॉक अगर ये पार कर पाता है तो इसमें फिर फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, ल्यूपिन में वेट एंड वॉच की सलाह है। स्टॉक आज डाउन है 1% के आसपास की और निफ्टी 190 अंक ऊपर है, 0.25% की मजबूती। निफ्टी बैंक की बात करें 500 अंक ऊपर 53,250 के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। एनएससी पर 1600 शेयर मजबूत हैं और 600 शेयर कमजोर हैं। ये है बाजार की पिक्चर। एक शेयर आपसे जानना चाहेंगे प्रशांत जी, वो है एसबीआई कार्ड्स का। मुझे इसमें ना 3 महीने का व्यू लेना है, 1 क्वार्टर रखना है मुझे दिसंबर तक। एसबीआई कार्ड्स क्या सही भाव पर है? आज फिर से हम देख रहे हैं कि 800 रुपए के ऊपर ये लौट आया शेयर और कल एक खबर भी आई थी इसको लेकर कि एनसीडी के जरिए 5000 करोड़ रुपए के फंड रेज को बोर्ड ने अप्रूव भी किया था। कैसा लग रहा है आपको शेयर ये? तो अभिषेक जी, ये अभी कंफर्टेबली 820 का लेवल दिखा सकता है, 820। मुझे लग रहा है कि मोर देन टाइम फ्रेम हम इसको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड करें वो बेहतर होगा। सो 825 830 ये टारगेट हम रख के चल सकते हैं, यानी करीबन यहाँ से 40 पॉइंट, और इसके लिए हमें स्टॉप लॉस रखना होगा करीबन 780 यानी 18 पॉइंट का। सो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफी जस्टिफाइड है। मुझे लग रहा है यहाँ लॉन्ग जा सकते हैं और जैसे मैंने कहा 780 82 के स्टॉप लॉस से इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, एसबीआई कार्ड कहीं ना कहीं फेस्टिव फ्लेवर वाला भी ये शेयर है। अच्छा, हम रूरल इकोनॉमी से और कंजम्पशन का एक और शेयर आपके सामने रखते हैं अवनी जी, वो है इमामी का। इमामी में हम ऊपरी स्तरों से हालांकि शेयर को हमने गिरते हुए देखा था, अब ये आज जाके लग रहा है कि थोड़ा सा रिकवरी दिखा रहा है। क्या इसका बॉटम नियर टर्म का बन गया है या फिर अभी कमजोरी है शेयर ये? जी स्टॉक ने वीकली सपोर्ट लेवल जो कि 723 के करीबन था, वहां से एक अच्छी रिकवरी हमें नजर तो आ रही है, लेकिन ऊपर ये शायद स्टॉक 780 के करीबन थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करेगा। वहां पे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस का कन्वर्जेंस है, 20 दिन 50 दिन मूविंग एवरेजेस का कन्वर्जेंस है, तो वहां पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस रहेगी। मोमेंटम पिकअप होगा एक बार जब 790 का लेवल क्रॉस कर पाएगा ये स्टॉक। बट रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे एंट्री लेना बनता है। नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, कल के लो के नीचे 725 पे हम स्टॉप लॉस लगा करके एक रिस्क रिवॉर्ड के तौर पे ये स्टॉक खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट बन चुका है। सपोर्ट बन चुका है इसका, इमामी में आप खरीदारी कर सकते हैं। 2.25% के आसपास की मजबूती ये शेयर दिखा रहा है। एक बार बजाज हाउसिंग को भी चेक करेंगे। कल हमने देखा था कि रिकॉर्ड तो बने थे कल हमने 188 रुपए के लेवल देखे, वहां से शेयर थोड़ा स्लिप किया बजाज हाउसिंग का, और आज फिर से हम देखने की 2% के आसपास से गिरावट है। यानी कि अगर आप ऊपर से देखेंगे तो 188 के भाव से अभी ये गिर के 18 रुपए गिर के 170 पर कारोबार कर रहा है। 70 रुपए का इशू प्राइस था, वहां से अभी भी 100 रुपए ऊपर ये है। तो इसको आप जरा अपने फोकस में रखिएगा, क्योंकि कल हम बातचीत कर रहे थे कि इसके जो वैल्यूएशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो गए हैं, और जाहिर सी बात है कि जब 60,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप पर कंपनी ये लिस्ट हुई थी और मार्केट कैप बढ़ के 1.5 लाख करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच गया, तो वो तो फैक्टर आएगा ही आएगा। लेकिन LIC हाउसिंग और पीएनबी हाउसिंग, ये जो 2 क्लोजेस्ट पीयर हैं, जो मतलब थोड़ी सी बड़ी कंपनियां हैं, बाकी तो बहुत ढेर सारी, होम फर्स्ट है, आवास फाइनेंशियल से बहुत सारी हैं, लेकिन उनके मुकाबले इसका वैल्यूएशन करीब 3 या 4 गुना ज्यादा है। तो ये कंसर्न बजाज हाउसिंग में जरूर है। हालांकि इसका AUM ग्रोथ जो 30% का है वो एक अच्छी चीज है। NPA के फ्रंट पर बाकी सभी कंपनियों से काफी मजबूती दिखती है, लेकिन इसकी चाल पर नजर जरूर रहेगी बजाज हाउसिंग की। लेकिन एक शेयर आप लेकर आइए, उस पर राय चाहिए प्रशांत जी आपकी, वो है CDSL का। लगातार 7 सत्र में तेजी हो गई, 1550 रुपए के आसपास का भाव आ गया है CDSL का। CDSL क्या अभी और चलेगा, या फिर जिनको प्रॉफिट हो रहा हो, जिनके टारगेट्स आ गए हो, वो मुनाफा वसूली कर लें?
जी यहाँ पे अभिषेक जी मुझे लग रहा है कि सबसे बेस्ट अप्रोच होगा आपको ट्रेल करना होगा। ट्रेलिंग किस लेवल पे करें, मेरे हिसाब से 1510 के नीचे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी होना चाहिए। जब तक वो इंटैक्ट है, क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होना चाहिए। जब तक वो इंटैक्ट है आप बने रह सकते हैं। एक बार वो अगर उसके नीचे क्लोज हो, मेरे हिसाब से आप प्रॉफिट मान के थोड़ी देर के लिए बाहर हो सकते हैं, नेक्स्ट डिप के लिए वेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए सलाह। कुछ और शेयरों को जरा टटोलते हैं बाजार में कि कहां पर आपके लिए मौके बन सकते हैं। एक शेयर जरा आप चेक कीजिए अवनीश जी। एनटीपीसी में हम लगातार मजबूती देख रहे हैं। आज भी अगर इसको देखेंगे तो ये निफ्टी का टॉप गेनर है। इनफैक्ट 3.5% की तेजी इसमें अब हो गई है एनटीपीसी में। 425 रुपए के पार है। लगातार मजबूत ये शेयर हुआ है। इस स्पेस में अगर बात करें मार्केट कैप के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है ये। एनटीपीसी अभी कितना चलेगा और क्या पावर में एनटीपीसी के अलावा टाटा पावर या फिर अडानी पावर, टोरेंट पावर, इसमें से भी कुछ अच्छे विकल्प आपको दिख रहे हैं इस वक्त? जी अभिषेक जी, जैसे शो की शुरुआत में हमने एनटीपीसी के बारे में बात की थी कि आज इंट्राडे में 425 के ऊपर अगर ये 10-15 मिनट के लिए सस्टेन कर जाता है तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए और वो हमें सस्टेन करते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हम खरीदारी करके चल सकते हैं। नीचे आपको 415 का ही स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर इसमें ये फ्रेश ब्रेकआउट रहेगा तो इसका जो टारगेट बनता है वो 455 से 457 तक का बनता है। तो इसमें हम खरीदारी करके चल सकते हैं और फिलहाल अभी इसी काउंटर पे मेरा ध्यान बना रहा है। ठीक है, 455 रुपए का टारगेट होगा, 415 रुपए का स्टॉप लॉस। किरण जी एक बार एस्कॉर्ट्स कुबोटा आप जरा चेक कीजिए। कल जो भी गिरावट शेयर ने कल दिखाई थी कल के सत्र में, आज उसकी एक झटके में पूरी की पूरी भरपाई हो गई है। 39 रुपए के ऊपर फिर से शेयर आकर कारोबार कर रहा है और उसके पहले भी हमने देखा था कि तेजी वाला ही मोमेंटम इसमें बरकरार था। एस्कॉर्ट्स कुबोटा आपको कैसा लग रहा है? क्या 4000 रुपए का टारगेट इस महीने में आ जाएगा इसमें? एक्सपोर्ट कुबोटा की अगर बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट जरूर से देखने को मिल रहा है। मूविंग एवरेज क्लस्टर को भी क्रॉस कर रहा है और कहीं ना कहीं डेली चार्ट के ऊपर लोअर एकदम बैंड के आसपास उसने एक हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी बनाई है, हैमर डोजी। तो रिवर्सल डेफिनेटली इसमें वर्कआउट करेगा। आपने जो बोला है 4000 तक के टारगेट, डेफिनेटली 4000 के ऊपर के टारगेट भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए, नीचे 3800 के आसपास का आप स्टॉप लॉस रखिए। अगर 3800 ब्रेक नहीं करेगा तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम ऊपर में 4000 प्लस के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। देखिए मार्केट में एक का झटका आने के बाद वो लेवल्स में थोड़ा एग्रेशन कम हुआ है। जैसे बैंक निफ्टी 53,000 आनी चाहिए थी, 53,000 आई। ना केवल 53,000 आई बल्कि रिकॉर्ड तरफ से सिर्फ 4 पॉइंट छोड़ के गई। आज का हाई लगा है बैंक निफ्टी का, मैं आपके लिए फिर से क्लियर कर देता हूँ, वो लगा है 353.30 का, यानी कि 53 का लगा है। हाई है 57 का, 4 पॉइंट से छूट गया। नहीं तो आप आज अभी वाइप चला रहे होते और हेडलाइंस में लिखा होता कि निफ्टी ने भी और बैंक निफ्टी ने भी एक ही दिन फिर से नया रिकॉर्ड हाई बना दिया। लेकिन ये डाइवर्जेंस सिर्फ 4 पॉइंट से दूर रह गया। कोई बात नहीं। दूसरा पॉइंट, यहाँ तक तो आ गए, जैसे मैंने आपको सुबह भी कहा था, यहाँ तक आप आ चुके हो विद द हेल्प ऑफ अ कवरिंग, ट्रिगर, फेड बैठक, जो आपको बोलना है वैसे बोल सकते हो आप। यहाँ से अब नया दस्तूर, नई पॉइंट्स, नया डाटा, नया फ्यूल, नया ट्रिगर्स, सब कुछ चाहिए होंगे। चलिए मैं ही आपसे अगर पूछ लूँ उल्टा होके, क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि 3 ऐसे कौन से ट्रिगर हैं जिससे बाजार चलेगा? फेड का ट्रिगर तो आपने पीछे छोड़ दिया, अब आपके पास 3 ऐसे कौन से ट्रिगर हैं, इसको मेजर ट्रिगर हम बोलते हैं, एब्सेंट होंगे हम, उस पर हम नहीं बता पाएंगे ज़्यादा। हाँ, तो ये चीज़ अभी आपको मार्केट भी नोटिस करवाएगा। उसकी एक और वजह बताता हूँ, ये मैं कैसे पकड़ रहा हूँ, इसको भी मैं आपको नोटिस कराऊँ। ये 8% इंडिया विक्स के फॉल से पकड़ रहा हूँ। 8% इनका इंडिया विक्स 12-12.25 पे ले आए। इतना डल कर देगा ये मार्केट को अगले 2-4 दिनों में। इनफैक्ट मैं बोलूँगा आज भी डल कर सकता है ये 8% का इंडिया विक्स है। और ये 12 पे आप ये सोचो, 10:30-11 पे तो ऑल टाइम लो हो जाता है, जिसमें सब कुछ ये हरा हरा अच्छा दिखने लगता है। हम ऑलरेडी 12 पे आके चल रहे हैं, तो ये 12 से लेकर 13.5 तक आपके डल मार्केट का सूचक है ना, रिप्रेजेंटेटिव है। तो ऐसा कर देगा। एक बार ज़रा एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी दिखाओ, एक पॉइंट मैं आपको उसमें से भी बताता हूँ, आप ज़रा देखिएगा, गौर फरमाइएगा उस पर भी। 115 शेयर लॉन्ग के, करीब 40 शेयर इसके, तो 151 शेयर आपको दिख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। इतनी बड़ी रेशियो के साथ आज पोजीशनिंग खड़ी हुई है
ऑलरेडी सिस्टम में जो शॉर्ट्स हैं वो सिर्फ 24 है। इससे पहले आप लगातार देखते आए होंगे कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग की आई हुई है। सिस्टम में शॉर्ट्स काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए हैं। अब आपको तेज़ी के ही बिना पे चलना होगा। तेज़ी के बिना पर चलने के लिए ये जो रेशो भी आप देख पा रहे हो ना, इसका कम से कम 1:3 हमेशा मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी बाजार थोड़े और पॉइंट जोड़ेगा। ये 1:2 पे नहीं चलेगा। मैं आपको आज ही रिपीट कर देता हूँ, अपने डाटा की बेसिस पे बैक टेस्टिंग है ये रेशो जब भी 1:2 रहेगा, बाजार या तो साइडवेज दिखेगा आपको या फिर हल्का कमज़ोर दिखेगा। 1:3 की ही रेशो में मार्केट अब आपको तेज़ होता हुआ दिखेगा। ठीक, ये पॉइंट भी आप नोटिस कीजिएगा। बस और तो कुछ ज़्यादा भी दिख नहीं रहा बोलने के लिए या बताने के लिए, ऐसा कुछ भी अभी तो सामने पे। ठीक है, देखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आज बैंक निफ्टी फिर से एक अटेम्प्ट ले सकता है ऑल टाइम हाई मारने की। अभी वो थोड़ा नीचे आया है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, चेंज ऑफ हैंड्स हो रहा है, लेकिन वापस से ऊपर आ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आज में ये कारनामा भी आपको करके दिखा दे ऑल टाइम हाई का। जिन शेयर्स में आज अच्छी लॉन्ग पोजीशंस बनी है, पहले मैं ज़रा वो आपके लिए चेक करवा देता हूँ, फिर उसके बाद कुछ समय बचेगा तो कुछ और शेयर्स भी चेक करेंगे। यूबीएल वगैरह, तो एमजीएल हो गया, एमजीएल नहीं हुआ होगा डिस्कस, मैं बताता हूँ। एमजीएल 1900 का हो गया। आपको ध्यान है परसों यूबीएस की रिपोर्ट आई थी, आईजीएल और एमजीएल। एमजीएल पे हमारा ये टेक था कि इसको स्विंग के लिए इस्तेमाल करो और 2000 तक के टारगेट रखो अपने, जो रिपोर्ट भी कह रही थी। आईजीएल को 620 का टारगेट रखना और लंबी अवधि के लिए रखना। एमजीएल 1900 प्लस तो कर चुका है। किरण सर, आपकी रिकमेंडेशन? सो एमजीए की हम बात करें तो काफी अच्छा एक ब्रेकआउट पे यहाँ पे चल रहा है। मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस पे डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो 1900 के नीचे का आप मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है इसमें एक अच्छा खासा टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। आज आईटी के पुलबैक को नोटिस हो रहा है। मैं अगर आपको डेरिवेटिव शीट्स के हिसाब से बताऊं तो आईटी का 2 कंटेंडर हैं। पहला एक तो एलटीआई माइंट्री, दूसरा कफोर्ज। ये दोनों तेज़ी से रिकवर कर सकते हैं, जिसमें मेरे से अगर आप पूछेंगे किस पे ज़्यादा ध्यान देना है तो मैं कफोर्ज पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि इसमें बिल्डअप भी है, प्राइस एक्शन भी है। एक बार ओपन इंटरेस्ट वाली प्लेट भी दिखाना। आईटी को ऐसे खुले से मत देखना कि कुछ भी ले लो तो कुछ भी चल जाएगा, ऐसे नहीं होने जाएगा। इसमें बड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा आपको, और इसमें कफोर्ज वन ऑफ द मतलब अच्छे से प्लेस्ड है। एक बार जरा प्रशांत सावंत से समझ लेते हैं। प्रशांत जी, कफोर्ज के बारे में जरा बताइए। आईटी का पुल बैक है, मेरा तो देखो ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पुल बैक में से भी सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर को पकड़ना चाह रहा हूँ, तो उसमें कफोर्ज को देख सकता हूँ क्या? तो डिम्पी जी, मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेवल पे है, तो एक बहुत सिंपल चीज करेंगे, रिस्क छोटी रखेंगे। प्रीएम्प्ट कर सकते हैं बट वहां पे बड़ी रिस्क नहीं रख सकते। अभी हम ऑलमोस्ट 7000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आज का जो लो बना है 6950, 6940 स्टॉप लॉस रखना होगा, यानी 1% रिस्क होगी। सस्टेन करे तो आपको स्ट्रेट यहाँ से 7200 250 के लेवल दिख सकते हैं, और वरना नहीं करे तो आपकी रिस्क सिर्फ 1% होगी। डिम्पी जी, अगर आप कहे तो बैंक निफ्टी पे एक अपडेट देना चाहूंगा। प्लीज बताइए ना सर, बताइए, प्लीज बताइए। तो डिम्पी जी, हफ्ते की शुरुआत पे आपने मुझसे बैंक निफ्टी की ऑप्शन मांगी थी मॉर्निंग शो में सोमवार को, जब मैंने मंथली ऑप्शन दी थी 52,500 की। मैंने कहा था कि वीकली से बेहतर होगा अगर हम 330 पे जो मंथली ऑप्शन ट्रेड कर रहा है उसमें काम करें। 150 के स्टॉप लॉस से हो सकता है ये 700-800 भी हो सकती है। स्टॉप लॉस के वो नजदीक भी नहीं गई, और आज उसका इम्पैक्ट एक्सपायरी को एक हफ्ता बचा है, बट आज ही इसका जो हाई बना है वो करीबन 1060 1050 का बना है। तो ये ऑलमोस्ट 4 गुना हो चुकी है। मुझे लग रहा है डेफिनेटली जिन दर्शकों ने फॉलो किया होगा उनमें उनको इसमें अच्छा मुनाफा हुआ होगा। अब इसको बुक कर लेना चाहिए। 52,500 की जो अभी सामने आप प्लेट देख पा रहे हो ना, इसमें थोड़ी सी गलती है। 18 सितंबर वाली इसको हटा दो, 25 सितंबर वाली रखो, ये सी वाली। ये 872 43% आज में तेज़ हुआ है ये, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। हमने अपने एक्सपर्ट से थोड़ा कॉल्स पूछ लेते हैं बीच बीच में। आज भी हमने अवनी भट्ट से पता किया था, उन्होंने एक्सिस बैंक की कॉल के बारे में बताया था। थोड़ी देर पहले मेरे को पता लगा 1-1.5 रुपया वो तेज़ भी हुई है। अब 700 का लॉट है टोटल। आप देखो 1 से 2 रुपया भी बनाओगे तो 1400-1500 रुपये तो ऑप्शंस में वैसे ही आ गए, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ठीक है, इससे पहले भी अक्षय पी भागवत, सेम हाउस है उनका भी, उन्होंने भी एक्सिस बैंक की ही ऑप्शंस का ट्रेड दिया था, सेम स्ट्राइक का, 1300 की स्ट्राइक थी शायद।
तो वो दोनों एक्सपर्ट्स ने आपको अच्छा ट्रेड दिया। किरण जानी से भी हमने पता किया था। हम अमूमन गैस से पता करते रहते हैं कोई ऑप्शंस का ट्रेड हो तो। एक और चीज़ मैं आपको डाटा के पहले तो आप सबको बहुत बधाई, और प्रशांत जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपका ट्रेड बहुत ही शानदार रहा और हमारे निवेशकों को ऑप्शंस के ज़रिए जो बेनिफिट मिला वो काबिल तारीफ़ है। एक चीज़ मैं आपको नोटिस कराता हूँ, आज एनटीपीसी को शॉर्ट मत करना। आप गलती से भी आज एनटीपीसी शॉर्ट नहीं करना। कोई आदमी अगर ये सोच रहा है कि 4% एनटीपीसी ऊपर है तो मैं एनटीपीसी को बेच दूँ, ये शेयर ज़्यादा नहीं चल सकता। ट्रस्ट में ये कोई बड़ी बात नहीं है, 5% भी हो जाए, 6% भी हो जाए, एनटीपीसी शॉर्ट नहीं करना। आज बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है, बहुत ज़ोर की बाइंग आ रही है, किसी बड़े इंस्टीट्यूशनल की तरफ से आज की बाइंग है। कल की भी दिख रहा था डाटा, आज तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बाइंग हो रही है, तो इसलिए एनटीपीसी शॉर्ट नहीं करना। आज भले बाजार गिर भी जाए, एनटीपीसी नहीं गिरेगा। आज एनटीपीसी अच्छे से शॉर्ट नहीं करना किसी को भी। और एनटीपीसी में अगर आपको लग रहा हो कि आपको टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करना है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ, अभी और इसमें चलने की गुंजाइश बन सकती है। एक बार एनटीपीसी पे कोई ट्रेड ऑप्शंस का है तो जरा चेक करवा लेते हैं। किरण सर, आपका तो ट्रेड ही था ना एनटीपीसी, कुछ दिन पहले आपने भी लिया था, कोई बनती है ऑप्शन तो बताओ। सो एनटीपीसी की अगर हम बात करें तो ऑप्शंस के अंदर तो नहीं है हमारे पास ट्रेड। रीजन नहीं, क्योंकि लो बीटा काउंटर है और कहीं ना कहीं अगर हम ऑप्शन बाय करके जाते हैं, मूवमेंट नहीं आया तो चांसेस है कि जो प्रीमियम है वो गल जाता है। तो ऑप्शंस के ऊपर फिर भी अगर स्ट्रेटेजी बनानी है तो डेबिट स्प्रेड यहाँ पे डेफिनेटली हम बना सकते हैं। एक ही मिनट से। तो एनटीपीसी अभी 430 के आसपास चल रहा है, कहीं ना कहीं डेफिनेटली हम 430 का ही एक कॉल बाई कर सकते हैं और उसके सामने 450 का एक कॉल सेल कर सकते हैं। ये डेबिट स्प्रेड बन जाएगा हमारा, और इसके अंदर जो मैक्सिमम रिस्क है वो हमारा 7000 के आसपास रहेगा। मैक्सिमम जो प्रॉफिट रहेगा वो 22,000 के आसपास रहेगा, और हमारा जो ब्रेक इवन है वो 436 रहेगा। ऑलरेडी स्टॉक 430 के आसपास चल रहा है, जैसे ही 436 के ऊपर जाएगा हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो मैं वापस रिपीट करता हूं, अगर किसी को ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना है तो डेबिट स्प्रेड वुड बी प्रेफरेबल। आप 430 का कॉल बाई करके 450 का कॉल बेच सकते हो। एक शेयर मैं और नोटिस कराता हूँ, मेरे प्रोड्यूसर ने वो शेयर नोटिस करवाया, वो है मारुति का शेयर। मैंने उसका ना आवरली चार्ट चेक किया है, आवरली यानी कि 1 घंटे का कैंडल। उसके अंदर 3 तो नहीं मैं बोलूँगा, 2 मेजर एवरेज 50 दिन और 200 दिन के एवरेज का ब्रेकआउट हुआ, और नीचे ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है। ये सब कुछ 12,150 के बीच में हुआ है। आपको मैं अपनी स्क्रीन से दिखा नहीं सकता, नहीं तो आपको मैं दिखाता ज़रूर। मेरे को लग रहा है एक पुल बैक आना चाहिए जो इसको ड्रैग करके लेके जा सकता है, कम से कम 12,750 या कम से कम 500 तक तो लेके आएगा। तो कोई ट्रेड ले क्या इसमें प्रशांत जी? मारुति के अंदर ऑप्शंस का भी ले सकते हैं, वी आर ओपन टू ऑप्शंस ऑल्सो। तो डिम्पी जी यहाँ पे ऑप्शंस नहीं, क्योंकि यहाँ एक्यूमुलेशन हो रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे सबसे बेस्ट होगा इसको एक्यूमुलेट करना होगा, और इसमें स्टॉप लॉस जो होगा तो वो करीबन रेंज की जो लो बनी है 12,150 स्पॉट, वो हिसाब से आपको क्वांटिटी प्लान करनी होगी 12,150। और मुझे लग रहा है आपका पहला टारगेट होगा रेंज की ऊपरी लेवल 12,500, 12,500। ये टारगेट नहीं है, सिर्फ एक रेंज की ऊपरी लेवल है। तो ये आने पे आपको जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेड करके 12,400 पे लाना होगा, 12,400, यानी आपकी ट्रेड सेफ हो जाएगी। फिर फर्दर टारगेट्स के लिए आप होल्ड कीजिए जो करीबन 12,650 700 तक जा सकते हैं, जहां के एक गैप डेली चार्ट पे नजर आ रहा है। डन। तो ये मारुति पे टेक आ गया आपके पास। बैंक निफ्टी वापस से 300 की कैटेगरी में जा रहा है, ध्यान रखिएगा। 357 का हाई है, 353 का आज का हाई है, ये तोड़ने के लिए जा सकता है। इस बीच निफ्टी ने 25,600 के आंकड़े को भी पार कर लिया। 3 दिन पहले ही निफ्टी ने जब अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट किया था, उसके बाद से वो रुका नहीं, बैक टू बैक। कल थोड़ा बहुत फॉल आया, ऊपर से 40 पॉइंट जाने पड़ गए उसको, वो भी आईटी की वेटेज की वजह से। वापस से स्पीड पकड़ रखी है इसने, और अभी 25,600 पे है। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। मार्केट में शॉर्ट्स काफ़ी हद तक कवर हो चुके हैं, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बन रही है, बट उनका कितना एग्रेशन है थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि विक्स टूट रहा है। विक्स सारे फियर को मार्केट से निकाल रहा है। ये फोमो फैक्टर का सबसे पहला सूचक होता है कि विक्स टूटे, बाजार बढ़े और ऑल टाइम हाई बैक टू बैक लगे, तो लोगों को फील होता है कि अब की बार नीचे आएगा ना निफ्टी तो मैं ज़रूर खरीदूंगा, अब की बार आएगा ना नीचे तो मैं ज़रूर खरीदूंगा। ये फीलिंग आपको मार्केट ना आज वो करवा रहा है। इसी को फोमो का पहला बीज कहते हैं।
इसी को फोमो का, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मेरे से मिस हो गया, बाजार मेरे को बिना लिए ऊपर कैसे जा रहा है, मैं तो हूँ नहीं मार्केट के अंदर, तो मेरे को बिना लिए कैसे लेके जा रहा है। ये जो फियर आता है ना, मिसिंग आउट वाली फीवर आती है, यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा शांति बनाए रखना, कोई बड़ी बात नहीं है, कई बार अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होगा तो होगा। आप अपने प्रिंसिपल्स के साथ छेड़खानी मत करना, अपने प्रिंसिपल को 1:2 का बनाए रखना सिस्टम में, और बहुत ही शानदार तरीके से सिलेक्शन करना, नहीं तो ये मार्केट मुश्किल करेगा आपके लिए। फिर से आप देखेंगे आप पैसा नहीं कमा रहे होंगे और पूरा बाजार चले जा रहा होगा। ये काफ़ी सारे लोगों को अभी भी फीलिंग आ रही होगी। नीलेश जैन इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे एक ऑप्शंस का ट्रेड आपके सामने और रखते हैं। इस बीच बैंक निफ्टी पे ध्यान रखिएगा, फिर से नया हाई के लिए वो आ सकता है ऊपर। नीलेश जैन से ऑप्शंस का ट्रेड। नीलेश भाई नमस्ते। पहले तो आपको सेंसेक्स के ऑल टाइम हाई की बधाई, निफ्टी के ऑल टाइम हाई की फिर से बधाई, और मेरे को लगता है अगर दोपहर हो गई, दोपहर होते होते तो सब कुछ ठीक रहा तो बैंक निफ्टी की भी बधाई देनी पड़ेगी। तो सब कुछ ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है। नीलेश भाई बताइए कौन सा ऑप्शंस ढूंढ के लाए हैं आप? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू डिम्पी जी। देखिए आपको भी बधाई। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी के लिए दोपहर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, शायद कुछ ही मिनटों में शायद हमें बैंक निफ्टी एक नए रिकॉर्ड हाई पर जाता हुआ नजर आएगा। जिस हिसाब से एचडीएफसी बैंक ने आज एक आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, तो बिल्कुल एक चौतरफा खरीदारी हमें आज देखने को मिल रही है। यहाँ पे ऑटो स्पेस हमारे रडार पर है, और ऑटो स्पेस में से महिंद्रा एंड महिंद्रा ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है जहाँ पे एक बेहतरीन ब्रेकआउट हमें आता हुआ नजर आ रहा है। इसके चलते यहाँ पे हम अंडरलाइन की बात करें तो सबसे पहले 2900 तक के लेवल हमें यहाँ से आते हुए नजर आ रहे हैं। करंटली 2835 के आसपास चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की सलाह है। कॉल ऑप्शन लेना होगा 2800 का, और इसके जो करंट लेवल जिस पर खरीदारी करनी है वो होगा 50 से 52 का। हालांकि पिछले कुछ एक मिनटों में एकाएक स्पर्ट आया है, तो अभी 58 जरूर हो चुका है, बट थोड़ा सा डिप का आ जाने का इंतजार कीजिए। अगर 53-54 तक भी आता है तो भी इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 38 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, एंड पहला टारगेट 65, दूसरा टारगेट 80 का होगा। इसका लॉट साइज अगर हम देखें तो 350 का है, इसीलिए इन टर्म ऑफ रुपीज लगभग 4200 का रिस्क है, एंड 10,500 तक के रिवॉर्ड यहाँ पे बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो विद इन सितंबर सीरीज इटसेल्फ हमें ऐसा लग रहा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ से 2900 के पास जाता हुआ नजर आ सकता है, इसीलिए इसका कॉल ऑप्शन लॉन्ग करके चल सकते हैं। महिंद्रा यहाँ पर आप नज़र रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आज की रणनीति बताने के लिए। तो 2800 की आप कॉल खरीद सकते हैं, और उससे जुड़े स्टॉप लॉस और टारगेट्स आपकी स्क्रीन पे भी दिए हुए हैं। पर आपको ये भी बता दें कि 10 में से 9 ट्रेडर्स को एफएनओ सेगमेंट में नुकसान ही होता है, और ऑन एन एवरेज ये नुकसान 50,000 रुपये का होता है। तो अगर आप ये ट्रेड लेते हैं तो ख़ास तौर से अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान ज़रूर में रखिए। पर चलिए फिर से एक बार बाजार की तरफ चलेंगे। नीलेश का भी ये कहना था कि शायद दोपहर तक का भी वेट ना करना पड़े, या कुछ ही समय में शायद निफ्टी बैंक जो है आपको दिखा दे कि ऑल टाइम हाई लेवल्स एक बार फिर से रीटेस्ट करते हुए। पर इस बीच अगर हम देखें तो ओएमसीज में थोड़ी सी गिरावट गहराती हुई दिखी है, क्योंकि इन्फॉर्मिस्ट के हवाले से खबर ये आई है कि अब जो है मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री ओएमसीज से कुछ बातचीत चालू कर रही है प्राइस कट को लेकर। हालांकि एक्साइज ड्यूटी में कट की कोई भी फिलहाल बातचीत जो है वो शुरू नहीं हुई है, पर प्राइस कट की बातचीत जो है वो शुरू हो चुकी है। आप देखिए बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी ये तीनों ही काउंटर्स आपको डे लो पे दिखेंगे। और कुछ दिनों पहले आपको याद होगा गौरांग जी भी हमें बता रहे थे कि क्रूड के मूवमेंट से भी इन सभी काउंटर्स को कैसे रिलेट करें। जब कच्चे तेल की कीमत इंटरनेशनल बाजार में भी कम होती है तो इनके रिफाइनिंग मार्जिन्स पे असर पड़ता है, और यहाँ पे अगर प्राइस कट भी होता है तो एक ये डबल वैमी, दोनों तरफ से तलवार चलने वाली बात हो जाएगी। अभी फिलहाल इस पे कोई निर्णय नहीं आया है, पर फिर भी इन्फॉर्मिस्ट के हवाले से खबर ज़रूर आई है। पर इस पे एक बार आपसे राय जानना चाहेंगे किरण कि बीपीसीएल, एचपीसीएल हालांकि कुछ दिनों से कमज़ोर ज़रूर थे, पर अभी फ़िलहाल डे लो के बाद कैसे देख रहे हैं आप इनके मूवमेंट आगे जाते हुए? सो एचपीसीएल बीपीसीएल की अगर हम बात करें तो बीपीसीएल में काफी प्रॉमिसिंग लग रहा था। हाउएवर बीपीसीएल कंटिन्यूसली लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न के अंदर चल रहा है। अब एचपीसीएल की बात करें तो वो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है,
तो एचपीसीएल बीपीसीएल दोनों कहीं ना कहीं वैसे तो लुक्रेटिव ही है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस न्यूज चांसेस आर देयर कि हम और भी लोअर लेवल पे देख सकते हैं। तो बीपीसीएल के ऊपर एक रिस्की बैट अगर कोई लेना चाहे न्यूज के चलते तो ले सकता है। 320 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस में मेंटेन करना रहेगा। 320 उसकी 100 डेज मूविंग एवरेज भी है। अगर 320 का लेवल ब्रेक नहीं होता है so there are very good chances कि हम यहाँ से एक अच्छी खासी रिवर्सल पैटर्न देख सकते हैं। एज ऑफ नाउ रिवर्सल पैटर्न कोई बना नहीं है, तो जस्ट एन असम्पशन, या तो हम 320 का एक 100 दिन की मूविंग एवरेज का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस समझ के ही बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी थोड़े से कमज़ोर ज़रूर हो सकते हैं, पर 320 बीपीसीएल के लिए ख़ास तौर से जो है एक अहम लेवल होगा जहां पे आपको नज़र रखनी है। अभी 1.3% की यहाँ पे गिरावट अभी भी है, पर यहाँ से 10 रुपये नीचे आप ध्यान रखिए। अगर वो लेवल होल्ड करता है तो हो सकता है कि एक रिवर्सल भी ये कुछ काउंटर्स दिखाएं। पर इस बीच देखिए एनटीपीसी तो निफ्टी का टॉप गेनर बना ही हुआ है, पर अन्य पावर काउंटर्स में भी पावर लौटती हुई दिखी है। ऐसे में टाटा पावर 2% तक की तेजी दिखा रहा है। प्रशांत, आप कैसे देख रहे हैं इसे, क्योंकि अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है, पर क्या यहाँ पे फ्रेश बाय करना है? आपकी राय क्या होगी टाटा पावर पे? तो यहाँ पे मुझे लग रहा है सृष्टि एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस है करीबन 4050 से लेके 4055। सो रेजिस्टेंस के करीब में बाइंग रेकमेंड नहीं करूंगा, सिर्फ ट्रेल करना होगा। आपका ट्रेडिंग लेवल भी करीबन 440 442 होना चाहिए, और अगर यहाँ पे रिएक्शन मिल जाए तो आप एक बार प्रॉफिट बन के बाहर हो जाइए। जब तक ये गैप क्लोज नहीं होता है, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा है टाटा पावर में। अभी फ्रेश बाय की सलाह नहीं है, पर अगर आपके पास पोजीशंस हैं तो आप उसको होल्ड ज़रूर कर सकते हैं। शुगर काउंटर्स में भी अच्छा एक्शन है। कल हमने देखा था कि शुगर में तेज़ी भी थी। आज भी बलरामपुर चीनी में लगभग 2% की तेज़ी है। मैं इसका इसलिए भी जिक्र कर रही हूँ क्योंकि कल हमारे शो में ध्वनि की तरफ से केवल एक कॉल आई थी ओपनिंग सेशन में, और वो थी बलरामपुर चीनी। उनका कहना था थोड़े सेलेक्टिव रहिए। ऐसे में सिर्फ एक स्टॉक जो उनके लिए स्टैंड आउट कर रहा था वो ये था। तो ध्वनि, आप अगर हमारा शो देख रही हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एक्सेप्ट करिए। पर एक बार प्रशांत, आपसे एक बार राय भी जानना चाहेंगे। आज की ये लगभग 2% की तेज़ी कैसे देख रहे हैं आप इसे, और यहाँ से और कितना चल सकता है ये स्टॉक? तो सृष्टि, मैं पर्सनली शुगर स्टॉक्स प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर आप देखें ये बहुत सीजनल और न्यूज ड्रिवन होते हैं। इनफैक्ट अगर आप 2 सालों की रैली में देखें तो यहाँ पे रिटर्न्स कोई खास बने नहीं है। तो ये सेक्टर मेरे रडार में होता नहीं है। बट अगर हम स्पेसिफिकली बलरामपुर चीनी की बात करें, अभी हम ऑलमोस्ट 580 585 के बीच ट्रेड कर रहे हैं और 590 पे रेजिस्टेंस है। तो सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को ट्रेल करना होगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका 575 575 होना चाहिए। स्टॉप लॉस 550 रुपए का बलरामपुर चीनी के लिए होल्ड करने की सलाह है। आज बाजार में हम देख रहे हैं कि ऑटो स्टॉक्स में भी रौनक है। बजाज ऑटो आपको 2% ऊपर दिखेगा। यहाँ तक कि आयशर में 1% के आसपास की तेज़ी है। 4 व्हीलर्स की बात कर लें तो मारुति का शेयर भी आपको निफ्टी के टॉप गेनर्स में दिखेगा, 1.5% के आसपास की तेज़ी है। प्रशांत जी, आपसे ज़रा जानना चाहेंगे, देखिए बजाज ऑटो तो इस साल खूब चला है, मतलब उसके ट्रिगर से बहुत सारे बने। अभी हाल फिलहाल ये भी खबर आई थी कि जो उनकी करार है विदेशी कंपनियों से, वो भी अच्छे उनके लिए फ्रूटफुल हो रहे हैं। लेकिन कितना चलेगा? अच्छा, अगर आप बजाज ऑटो और मारुति को देखेंगे ना, दोनों 12,000 रुपये के भाव के आसपास हैं। मारुति कम चला है इस साल, 20% के आसपास की हमने तेज़ी देखी है मारुति में, लेकिन फेस्टिव सीजन आगे खड़ा है। ये खबरें भी आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जो यूज़र एंड वाली जो गाड़ियां हैं ना, उनकी रिकवरी आ सकती है। मारुति पे आपको कितना भरोसा है शेयर पे? जी अभिषेक जी, अभी जस्ट कुछ देर पहले डिम्पी जी से मैंने ये स्टॉक डिस्कस किया था। यहाँ पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है डेफिनेटली, और मुझे लग रहा है कि बजाज ऑटो यहाँ पे चेंज नहीं करना चाहिए। अगर है तो लॉन्ग्स डेफिनेटली होल्ड कीजिए, ट्रेल विद प्रीवियस डे लो। मारुति में आप लॉन्ग रह सकते हो। जैसे मैंने कहा 12,500 के आसपास एक बार आए रेंज की ऊपरी लेवल 12,500 550। सो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट के ऊपर रख के होल्ड कीजिए फॉर टारगेट्स अराउंड 12,650 12,700। ठीक है, मारुति सुजुकी पर ये व्यू। एक और स्टॉक जरा चेक करेंगे अवनी जी आपसे, वो है IRCTC का। IRCTC का शेयर, प्रशांत जी आप ही बताइए, अब ये शेयर जो है 900 रुपये के भी नीचे जाके कारोबार कर रहा है। कहाँ तो हम 1000 रुपये के लेवल की बात कर रहे थे और ये धीरे धीरे करके 900 रुपये के नीचे ये स्लिप कर गया। क्या इसमें कमजोरी और बढ़ेगी? शॉर्टिंग करें या फिर अवॉइड करें शॉर्टिंग को? ये क्लियर वीकनेस यहाँ पे नजर आ रही है। पर अभिषेक जी, मैं एक
बेसिक रूल फॉलो करता हूँ कि मार्केट के जो मेन ट्रेंड है उससे अलाइन करके ट्रेड करता हूँ। तो जो स्टॉक वीक है उसको छोड़ दीजिए, हर जगह पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास हो तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 865 870 होना चाहिए। पोजिशनल पोर्टफोलियो वाइज बता रहा हूं मैं, बाकी आप इसमें अगर ट्रेड ना करें तो बेहतर होगा। ठीक है, ट्रेड ना करें, छोड़ दीजिए इसको। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, क्या ये और गिरेगा किरण जी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज भी 2% के आसपास की कमजोरी हो। शुरुआत ऐसी बहुत कमजोर को ही नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा समय बीता है शेयर नीचे आया है। हम बात करें तो मल्टीपल टाइम हमने आपके चैनल के माध्यम से डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं इस शेयर के साथ दूर रहना चाहिए। नॉट ओनली एचएल बट जितने भी डिफेंस सेक्टर है या पीएसयू काउंटर है, कहीं ना कहीं हमने देखा था कि बजट के बाद से एक कंटिन्यूसली फॉलिंग ट्रेंड के अंदर चल रहा है। तो ये जो गिरावट है वो कंटिन्यू रह सकती है। स्टॉक ने अपनी 100 डेज मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो था 42 40 400 उसको भी ब्रेक किया है। तो चांसेस है अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज समवेयर अराउंड 3900 या 4000 तक जा सकता है। तो जिनके पास है मेरे हिसाब से एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके स्टे अवे रहना चाहिए। ठीक है, एचएल पर ये व्यू। प्रशांत जी, वोडाफोन आइडिया 12.5 रुपए का भाव हो गया और धीरे धीरे करते 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 लगातार इसमें 5-7 की गिरावट इसमें हो गई। ऊपरी स्तरों को अगर हम छोड़ भी दें तो हाल फिलहाल से भी शेयर काफी कमजोर हुआ है। वोडाफोन आइडिया अपने सपोर्ट्स के आसपास है प्रशांत जी, या फिर और गिरेगा? क्योंकि देखिए कमिटमेंट वाली खबरें तो आती हैं, लेकिन जिनसे कारोबार चलता है ना, वहां पर कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं आती हैं। सब्सक्राइबर एडिशन को लेकर या फिर 5G को लेकर वो सारी चीजें मिसिंग हैं। तो फंडामेंटली बहुत कुछ खास चीजें नहीं है इसमें। अभिषेक जी, मैं एक क्लियर राय देना चाहूंगा और पिछली बार भी मैंने यही डिस्कस किया था। मैं इस स्टॉक को ना ही ट्रैक करता हूँ, ना ट्रेड करता हूँ, ना रेकमेंड करता हूँ। आप इसकी वजह भारतीय एयरटेल को देखिए, क्लियर आउट परफॉर्मर है। तो आप सिर्फ कोई स्टॉक सस्ता आपको इन टर्म्स ऑफ प्राइस दिख रहा है उसके पीछे पड़ के, उल्टा मेरे हिसाब से ये एफएनओ में जो है वहां लोग काफी पैसे भी गंवाते हैं जब ये बैन में नहीं होता। मेरे हिसाब से इसको स्ट्रेट आउट ऑफ वॉच लिस्ट रखना चाहिए, नॉट टू बी ट्रैक, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे हिसाब से भारतीय एयरटेल इज अ बेटर काउंटर, follows all the technicals fundamentals। यहाँ पे आपको काफी बार एंट्री एग्जिट क्लियर कट रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। सो इसको ट्रैक करना चाहिए। और मैं पर्सनली वोडाफोन आइडिया में कोई रिकमेंडेशन नहीं देना चाहता। एयरटेल आप चूज कर लीजिए। आईसीआईसीआई बैंक का शेयर कल भी फोकस में था और आपको याद होगा कि हमने बताया था, नोटिस करवाया था कि ये मार्केट कैप हो गया इसका 9 लाख करोड़ रुपए के ऊपर। शेयर जो है काफी टाइम तक हमने देखा 12,500 के आसपास कारोबार करा था, अब 1300 रुपए के आसपास पहुंच गया है आईसीआईसीआई बैंक का शेयर। जोरदार तेजी की वजह क्या है आईसीआईसीआई बैंक के लिए, बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, बताइए क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं? जी बिल्कुल, आईसीआईसीआई बैंक देखे तो जो है 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप जो है कंपनी ने टच कर लिया है। और देखा जाए तो अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे कंपनी है और 1300 रुपए का जो आंकड़ा है इसके शेयर प्राइस के पास भी जो है कंपनी ने प्राइस को टच कर दिया दिन के ट्रेड में। लेकिन इसकी क्या जर्नी है, इस पे हम फोकस करते हैं। मार्केट कैप की बात करें तो 2007 जुलाई में पहली बार 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप आया था, फिर हर 7 साल ये डबल होने लगा। आप कह सकते हैं 2014 में ये 2 लाख करोड़ हुआ, फिर 2021 में 5 लाख करोड़ हुआ। लेकिन जो 2021 से 2024 का जो इनका जर्नी रहा है, सिर्फ 3 साल में इन्होंने 4 लाख करोड़ जो है मार्केट कैप में एडिशन किए। अब क्या होता है इनके पीयर्स का, ये भी हम सोच लेते हैं। तो ऑफकोर्स आईसीआईसीआई बैंक जो है दूसरा सबसे वैल्यूड जो है बैंक है और प्राइवेट स्पेस में भी सेकंड है। सबसे पहला ऑफकोर्स फर्स्ट है एचडीएफसी बैंक, जहां पे ऑलमोस्ट 13 लाख करोड़ का मार्केट कैप उन्होंने टच किया है। इसके अलावा एसबीआई एक्सिस बैंक भी जो है टॉप मार्केट कैप में आते हैं अगर हम बैंकिंग के बारे में बात करें तो। अगर रिटर्न्स के बारे में बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक का जो रिटर्न्स ओवरऑल हुआ है, यहाँ पे देखें तो 2021 में 38% का रिटर्न्स आया था। उसके बाद 2022 और 23 जो था, आप कह सकते हैं न्यूट्रल रिटर्न्स देखने मिले। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जंप आया, अभी साल ख़त्म भी नहीं हुआ है, 2024 में जो है लगभग 30% का रिटर्न जो है इन्वेस्टर्स को आईसीआईसीआई बैंक ने दिया। लेकिन सवाल उठता है कि मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रही है आगे जाते हुए, वो इम्पॉर्टेंट रहती है। यहाँ पे जो है उन्होंने कहा कि जो दरों की जो कटौती चल रही है उसमें से निम्स स्थिर रहने का अनुमान है। ओवरऑल ब्याज दरें घटने पर निम्स पे सिर्फ अस्थायी कमी जो है आज देखने मिल सकती है। हालांकि जो डिपॉजिट मजबूत है और जो जमा लागत है उसमें खास बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है। ब्रोकरेजेस का भी थोड़ा बुलिश नज़रिया है, ये मैं बता दूं। दूसरे बैंकों के मुताबिक एसेट क्वालिटी यहाँ पे ज़्यादा बेहतर देखने मिलती है आईसीआईसीआई बैंक में। एलडीआर कम होने के कारण जो लोन ग्रोथ का जो है उसका सहारा मिला हुआ है
और आखिर में जो मार्जिन ऊपरी स्तर पे है उसके कारण जो है उम्मीद जो है बनी रह सकती है, यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स के आंकड़े की हम बात करें तो ओवरऑल एक बुलिश नज़रिया मैनेजमेंट से भी देखने मिल रहा है, ब्रोकरेजेस से भी देखने मिल रहा है और इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स भी हमें स्क्रीन में देखने मिल रहा है। तो ये है पूरी आईसीआईसीआई बैंक की जर्नी जो उन्होंने 9 लाख करोड़ के मार्केट कैप में टच की है। शरद बहुत शुक्रिया। देखिए होता क्या है कि अगर निफ्टी बैंक में 29% का वेटेज अगर एचडीएफसी बैंक कमांड करे, 24% आईसीआईसीआई बैंक का हो, तो फिर अगर ये दोनों बैंक अगर चल रहे हो तो फिर निफ्टी बैंक नीचे रहिए बड़ा नहीं होता, अमूमन होता नहीं है। कल भी हमने देखा कि निफ्टी बैंक की तेजी में दोनों बैंकों का योगदान था करीब करीब 600 से 700 अंकों का, और आज भी ये दोनों के दोनों बैंक लीड कर रहे हैं बाजार को। एचडीएफसी बैंक करीब 0.25% ऊपर है, हालांकि ऊपरी स्रोत थोड़े थोड़े नीचे जरूर आए हैं, लेकिन एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों को अगर हम पॉइंट वाइज कंट्रीब्यूशन देखेंगे ना, तो आज की तेजी में एक्सिस बैंक को भी अगर जोड़ लें तो 300-350 अंकों का योगदान इन तीनों बैंकों से ही आ जाता है। और स्ट्रेंथ लगातार है, जैसे कि शरद बता रहे हैं कि इस साल करीब करीब 29% के आसपास के रिटर्न दिखा भी चुका है। एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर ब्रोकरेजेस को ये बेहतर लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक का